नमस्कार, राम राम। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एकदम क्लियर है। क्या बात, परफेक्ट बात है। आइए आइए, स्वागत है आपका। कैसे हो आप सब लोग? एकदम आनंद में। राम राम गुरु जी, प्रगति नगर सुजानगढ़ से राम राम। राम राम भैया, आपको भी सुजानगढ़ वालों को। कैसे हो आप लोग? हम्म। स्वागत है, स्वागत है। हम्म। आ जाओ, पहले आ जाओ, सब आ जाओ। तो आज हम लोग जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार सभी को आ जाने दो। टाइम हमेशा आपका 3 से 5 ही रहेगा। और इंडियन पॉलिटी, आवाज क्लियर आ रही है? बढ़िया बात है। सुबह इको पढ़ के बहुत मजा आया, तो पॉलिटी पढ़ के भी बहुत मजा आएगा। आ जाओ, पहले बात कर लेते हैं। इंडियन पॉलिटी हम लोग जब पढ़ेंगे तो इंडियन पॉलिटी पे हम दो तरफा वार करेंगे। ठीक है। इंडियन पॉलिटी को हमेशा ही मतलब एक अलग ट्रेंड से पढ़ते हैं। जैसे स्टेट पॉलिटी पढ़ा है, वैसे ही इंडियन पॉलिटी को कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। अलग तरीके का मतलब ये नहीं है कि हाँ, आपको नोट्स अपलोड हो गए हैं सबको, स्टार्टिंग के 5 टॉपिक है, जाके अपने अपने सेक्शन में देख लीजिए, सभी को अपलोड कर दिए गए हैं। इंडियन पॉलिटी के बारे में जो है वो एक चीज सिंपल याद रख ले कि आप जितने भी प्रश्न देखेंगे तो ज्यादातर प्रश्न कॉन्सेप्ट से आपको मिलेंगे। आपको लगता होगा कि आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप पुराने प्रश्न उठा के देखें, आर्टिकल के अगर टोटल 10 क्वेश्चन है तो आर्टिकल के 2 ही मिलेंगे। तो एक तो आर्टिकल का जो है ना खोप दिमाग से निकाल दो, मेरे से पढ़ोगे तो वो वैसे ही याद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, मल्टी ऑप्शन क्वेश्चन आते हैं, जिनके अंदर आप लोगों के अंदर जो है वो केवल आर्टिकल से काम नहीं चलता, आर्टिकल के अंदर की बात भी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। किताब से संबंधित सारी बातें जो धर्मपाल विष्णु ने 5 टॉपिक डाल दिए, अब थरी आदत छोड़ दे, पहले 5 टॉपिक कर लो, उसके बाद में भाई आगे चलेंगे। एडवांस में 5 टॉपिक हो गए हैं, तो धर्मपाल जी आगे बात समझ में। अब दोबारा आपका मुझे ये कमेंट नहीं दिखना चाहिए जब तक कि मैं 5 टॉपिक पूरे नहीं करवा दूं, क्योंकि मैं भी ट्रांसलेट करवा रहा हूं ना उनको। हाँ, तो पीडीएफ मिल गई है तो तू यार हर क्लास में आके यही करेगा तो फिर बाद में व्यवहार खराब करेगा, और तो क्या, आते ही स्टार्ट हो गए। थोड़ा बहुत तो कोई लिहाज रख ले। हाँ, बुक नहीं आएंगे इंडियन पॉलिटी के एक बार, ठीक है, क्योंकि एक बार पढ़ना जरूरी है। एक साथ सारी चीजें नहीं हो सकती, आप खुद सोचिए, क्योंकि बुक पे मेरे को बैठना पड़ता है और मैं बुक पे बैठूंगा तो बाद में आपको पढ़ाऊंगा कब? तो पहले हम पढ़ेंगे, किताबें विताबें बाद में आती रहेंगी, आपको अपनी पीडीएफ मिल जाएगी, आप प्रिंट निकलवा लेना, बढ़िया पढ़ना। ठीक है। तो अब जो है वो आदत नहीं जा रही कहीं की, तो कोई इलाज नहीं है। अब जो है वो आगे बात करते हैं। तो इंडियन पॉलिटी के बारे में मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं कि हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो इंडियन पॉलिटी को मैं 3 भागों में आप लोगों के लिए बांटूंगा। इंडियन पॉलिटी को जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो आप जो है वो लगभग 4 भाग लगे, लेकिन 3 भाग के अंदर एक तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और डीपीएसपी तक, कहां तक? डीपीएसपी तक पहला पोर्शन ये होता है, आर्टिकल 51 तक, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर आर्टिकल 51 तक, जिसमें यहां एक थोड़ा सा जो है वो मूल अधिकार चालू होते हैं। तो ये इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, एक पोर्शन तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना कि जो इसके बाद में आप लोग जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं आप? प्रेसिडेंट से लेकर है और जो है वो दोस्तों आपके आर्टिकल 123 तक, 123 तक। लोगों को लगता है कि यही पॉलिटी है, ये पॉलिटी नहीं है। थोड़ा सा जो ना अपना तरीका सुधारो। पहली बात तो जनता संविधान सभा से स्टार्ट करती है, जो कि अपना एक गलत तरीका है। अगर आपको स्टार्टिंग के एक्ट याद नहीं है तो रिदम नहीं है,
या तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कमजोर है या फिर पॉलिटी का स्टार्टिंग का पोर्शन कमजोर है। तो केवल संविधान सभा से स्टार्ट नहीं करना, इससे पहले के 1773 से लेकर 1947 तक का स्वतंत्रता अधिनियम तक हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में यहां तक का पोर्शन इंपॉर्टेंट हम लोगों को कवर करना। 3 फेज में हम पॉलिटी कवर करेंगे। जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है प्रेसिडेंट से लेकर संसद से लेकर दोस्तों एक आपका ये पोर्शन, 2 पोर्शन इसके अलावा भी जो और हैं, और कौन से हैं दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट और आयोग, सुप्रीम कोर्ट है और आयोग, सुप्रीम कोर्ट और आयोग, और एक पोर्शन और है, और वो कौन सा है? एकीकरण, पुनर्गठन, एकीकरण, पुनर्गठन, और दोस्तों आप लोगों का जो है वो नेहरू युग, और नेहरू युग के साथ साथ गठबंधन सरकार। क्या दोस्तों? आपका गठबंधन सरकार। पहले सिलेबस को समझें, ऐसे नहीं भागे। इसके अंदर दोस्तों आपका संविधान संशोधन भी आ जाएगा आयोग के साथ, और आपातकाल भी आ जाएगा। और कौन सा टॉपिक आ जाएगा? आपातकाल भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपातकाल भी आ जाता। मेरे हिसाब से ये 4 पोर्शन जो है वो आपके पॉलिटी के हैं, इंडियन पॉलिटी के ये 4 पोर्शन है। सबसे ज्यादा अगर ध्यान दिया जाता है इंडियन पॉलिटी में, मेरे हिसाब से दूसरे और तीसरे पे देते हैं। किस पे देते हो? या तो इस पे ध्यान देते हो, या तो जो है वो आप इन पे ध्यान देते हो, या फिर आप लोग जो इस पर ध्यान देते हो, या फिर इस पर ध्यान देते हो। इतना ही ध्यान देते हो, सही बात है। लेकिन चारों से बराबर प्रश्न आते हैं। विनम्र निवेदन आप लोगों से, अगर इंडिया पॉलिटी अगर आप लोगों ने जो है वो ढंग से पढ़नी है, नंबर अचीव करने हैं, जितना पोर्शन ये आपको इंपॉर्टेंट लगता है, अगर आपके यहाँ पे 12 प्रश्न आते हैं ना, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं 3 प्रश्न यहां से आएंगे, 3 प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न यहां से आएंगे, और जो है वो दोस्तों 3 से 4 प्रश्न ही यहां से आएंगे, और जो है वो दोस्तों 2 से 3 प्रश्न जो है वो आपके यहां से आएंगे। सारे पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ये पोर्शन कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, ये पोर्शन कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, सेम याद रखें। हाँ, और जो है ये पोर्शन के अंदर स्टूडेंट केवल इसके ऊपर ध्यान देते हैं, इसको भी सुपरफिशियल पढ़ते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते, इस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। और इस पोर्शन के अंदर भी जो समस्या, तो हम चलेंगे एक नई रणनीति के साथ। हम पोर्शन 1 के साथ चौथा करेंगे। क्या करेंगे? पहले के साथ चौथा करेंगे, पहले के साथ चौथा करेंगे, दूसरे के साथ तीसरा करेंगे। क्या सर इसमें कैसे मजा आएगा? इसमें कैसे मजा आएगा? इसमें मजा इसलिए आएगा कि पहले के साथ आप चौथा पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को जब पहला पोर्शन कंप्लीट करवाऊंगा ना, उसके साथ साथ मैं आपको ये 4 टॉपिक कंठस्थ याद करवा दूंगा, एकीकरण, पुनर्गठन और नेहरू युग और गठबंधन, ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे। और जब मैं तुम्हें सेकंड पोर्शन कवर करवाऊंगा संसद वाला, तो उसके साथ साथ एक एक आयोग प्रतिदिन मैं तुम लोगों को जो दूंगा बूस्टर डोज के रूप में, ताकि जो है वो ये भी कवर हो जाए। ऐसे हम लोगों को जो पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है। टाइम लगेगा, लगभग आप लोगों को मुझसे जो है वो 1 महीने के आसपास पढ़ना पड़ेगा, 1 महीने के आसपास। किस किस को 1773 से 1947 याद नहीं होता? ऐसे कौन कौन है जिसे 1773 से 1947 याद नहीं होता? ऐसा है क्या? तो ये आपका सिलेबस है, मैं चालू करवा रहा हूं। आज की क्लास 5 बजे तक लेना। 5 बजे बाद में तुम्हें जो है ना ऐसे लगेगा कि 1773 से 1947 के बीच में कुछ है ही नहीं। और जी जो कंफ्यूजन है ना सारे खत्म कर दूंगा। विधान परिषद, नगर पालिका, जो भी बात है ना सब खत्म। पंचायती राज की बात हो बीच में, चाहे कोई बात हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन बंद कर दूं। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद में दोस्तों जो है 1773 से स्टार्ट होते हैं। छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी बता देता हूं राजनीति विज्ञान की, और उसके बाद में हम 1773 से स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग जो संविधान सभा पढ़ेंगे, ठीक है। और आज शाम को 7:30 बजे बहुत महत्वपूर्ण मैराथन होने वाली है। 4 टॉपिक एक साथ करवाऊंगा, सारे के सारे 7:30 बजे मेरे को यूट्यूब पे मिलने चाहिए, ठीक है। हम अगर बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ें तो राजनीति विज्ञान में आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि जो है वो दोस्तों सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिए किसने। भारतीय छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी की बार बार कोई बात आ जाए, साम्यवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, संविधान क्या होता है, ये टर्म्स तो पता होने चाहिए ना, जो बार बार आप लोगों के लिए जो है वो बीच में ये टर्म्स आएंगे। तो जो पॉलिटिकल साइंस के जो ऑप्शनल वाले हैं उनको तो सामान्य लगेगा, लेकिन जो एकदम नए विद्यार्थी जिनका पॉलिटिकल साइंस से कोई मतलब
नहीं है, उनके लिए छोटी मोटी बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी किताब द पॉलिटिक्स में 4 आवश्यक तत्व बताए। किसके लिए? राज्य। राज्य का मतलब यहां कोई तुम्हारा राजस्थान और इससे मतलब नहीं है, यहाँ स्टेट का मतलब जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे सरकार से है। स्टेट से मतलब जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे शासन व्यवस्था सरकार से है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए कि एक उसके ऊपर एक निश्चित भूभाग, एक उसकी टेरिटरी होनी चाहिए, उस पर पॉपुलेशन होनी चाहिए, उस पर रूल करने वाली सरकार होनी चाहिए और वो सरकार संप्रभु होनी चाहिए। कसर संप्रभु मतलब वो सरकार जो है वो दोस्तों अपने आप में किसी के अधीन नहीं होनी चाहिए, वो अपने सारे निर्णयों में, चाहे विदेश नीति हो, चाहे राजकोषीय नीति हो, चाहे मौद्रिक नीति हो, चाहे कोई पॉलिसी हो, उसके अंदर वो किसी दूसरे को रिपोर्ट ना करती हो, किसी दूसरे को रिपोर्ट ना करती हो। तो राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने जो है वो दोस्तों जो है वो अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स में राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और उसके अंदर सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता होनी चाहिए। अंग्रेजी मीडियम वाले भी याद रखना भाई, ठीक है। तुम्हारे एरिस्टोटल बोलते होंगे, हमारे अरस्तु बोलते हैं, ध्यान से पढ़ लो। तो हाँ, ये आप लोग जो है वो जरूर याद रखें। 4 महत्वपूर्ण तत्व उन्होंने बताए। जब हम लोग जो है वो प्रबोधन में जाते हैं, पुनर्जागरण के टाइम जाते हैं, तो मोंटेस्क्यू अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के 3 अंग बताते हैं। क्या बताते हैं? सरकार के 3 अंग बताते हैं और सरकार के अंदर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, दोस्तों याद रखिए कौन सा सिद्धांत है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो दोस्तों आपके यहाँ मोंटेस्क्यू देखे जाते हैं और वो कहते हैं कि लेजिस्लेटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है और जुडिशरी क्या है। लेजिस्लेटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है और आपकी जुडिशरी क्या है। लेजिस्लेटिव जो आपके यहाँ विधि निर्माण करती है, चाहे विधि में संशोधन करती है, ये सारा काम आपका जो है वो किससे संबंधित है? संसद जो है वो विधायिका। विधायिका का मतलब संसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गई। राजस्थान वाला साथ में नहीं ले रहा हूं मैं, हाँ नहीं तुम लोग विधानसभा विधान परिषद ले लो बोले। हाँ, तो लेजिस्लेटिव का काम क्या है? वहां पे दोस्तों लॉ मेकिंग करना और लॉ में अमेंडमेंट करना। पॉलिसी वॉलिसी का काम नहीं, पॉलिसी डिपार्टमेंट बनाएगा। ये प्रश्न बहुत बार जनता गलत करके आ जाती है, ना ना ना, पॉलिसी किसी भी संबंधित जो है वो पॉलिसी बनाने का काम डिपार्टमेंट का है और नीति बनाने के लिए आपको संसद में जाने की जरूरत नहीं है। कानून बनाना है तो संसद में जाओ और वहां पे जो है वो दोस्तों जो उसे पारित करके लो। तो विधायिका जो है वो दोस्तों विधि निर्माण और विधि संशोधन से संबंधित कार्य जो है वो विधायिका करती है, या तो लॉ मेकिंग या लॉ के अंदर अमेंडमेंट करना या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना, ठीक है। उसके बाद में कार्यपालिका का क्या काम होता है? कार्यपालिका इनके द्वारा बनाई गई विधि, इनके द्वारा बनाई गई विधि का क्रियान्वयन करना। जैसे 3 कृषि कानून बना दिए संसद ने, तो अब कृषि मंत्रालय उनका क्रियान्वयन करे भाई, उसका कृषि मंत्रालय क्रियान्वयन करे। अब पोस्को से संबंधित जो कानून बना दिया तो गृह मंत्रालय उसका क्रियान्वयन करे, ठीक है। नीति निर्माण करना, अपने मंत्रालय से संबंधित जो है वो दोस्तों क्या करना? पॉलिसी मेकिंग करना और पॉलिसी बनाने के बाद उससे संबंधित जो है वो दोस्तों उसका क्रियान्वयन करना। उसका क्या करना दोस्तों? क्रियान्वयन करना। तो कार्यपालिका के 3 मेजर फंक्शन और कार्यपालिका से तात्पर्य यहाँ मंत्री परिषद से है। कार्यपालिका से तात्पर्य यहाँ किससे है? मंत्री परिषद से जो है वो कार्यपालिका का तात्पर्य है। जो आपकी मंत्री परिषद होती है उसमें कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑटोनोमस भी होते हैं, सबके बारे में हम बात करेंगे। ये मंत्री परिषद का काम हो गया। अब दोस्तों उसके बाद में न्यायपालिका का काम क्या है? विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को अगला विधि सम्मत है या नहीं है, और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ कार्यपालिका द्वारा किए गए क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना। दोहरी भूमिका है जी न्यायपालिका की, जो है वो भूमिका न्याय देने के साथ साथ जो है वो उनकी दोहरी भूमिका है। ये भी आप लोगों को जो है वो याद रखना पड़ेगा कि विधायिका द्वारा पारित कानून का मूल्यांकन और जो है वो कार्यपालिका हाँ, आगे बात समझ में। तो यहां आप लोगों को एटलीस्ट जो है वो ये पता होना चाहिए कि ये 3 जो आपकी बॉडी हैं, लेजिस्लेटिव के बारे में बात करें या एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करें या जुडिशरी के बारे में बात करें, मोंटेस्क्यू के द स्पिरिट ऑफ लॉ के अंदर उन्होंने जो है वो दोस्तों जो है वो क्या, हाँ, द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो थ्योरी दिया उसके अंदर इन्होंने बताया। इसको हमेशा याद रखना, बार बार कंफ्यूज नहीं होना। ये शब्द आए तो कहीं पे भी बात आ जाए कि जी विधायिका क्या है, तो ये आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। विधायिका क्या है ये आप लोगों को जो है बेसिक
बेसिक पता होना चाहिए कि विधायिका है क्या। तो आपकी जो संसद क्या है, विधायिका है, और संसद क्या करती है, विधि निर्माण, या तो विधि का निर्माण करना, या दोस्तों जो है उसके अंदर संशोधन करना, या उसके अंदर संशोधन करना, या उसके अंदर जो है वो संशोधन करना। हाँ, और उसके साथ साथ दोस्तों याद रखें, इनके द्वारा किए गए विधि निर्माण को क्रियान्वयन करने के लिए कार्यपालिका है। क्या है दोस्तों, आपकी कार्यपालिका है। कार्यपालिका विधि का क्रियान्वयन करेगी, पर अपने मंत्रालय की नीति भी बनाएगी, योजना भी लाएगी, लागू भी करेगी, उनका मूल्यांकन भी करेगी। और जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहां एक शब्द लिखा हुआ आएगा कि राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ के माध्यम से कार्य करेंगे। तो अधीनस्थ के माध्यम से कार्य करेंगे तो कार्यपालिका के भी दो रूप होते हैं, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में लोक सेवक आते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका में आपकी मंत्रिपरिषद, जो कि दोस्तों 5 साल के लिए होती है। अगली बार जीत कर आएंगे तो दोबारा बन जाएंगे, अगली बार जीत कर आएंगे तो जो है वो दोस्तों जो है वो दोबारा बन जाएंगे। हाँ, दो भाई, ध्यान दो, एकदम धीरे धीरे आराम से पढ़ो। तो जब आपके यहाँ पर बात जब आए तो इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग जो है वो बात करते हैं, और आप लोगों को जो है वो ध्यान होना चाहिए कि विधायिका क्या होती है। आज हम सारे रेगुलेटिंग एक्ट और सब पढ़ेंगे, पर पहले मैं 15 एक टर्मिनोलॉजी आप लोगों को बता दूं, ताकि तुम लोगों के लिए फ्रूटफुल रहे, पता चले तुम लोगों को। और जो सारे एक्ट वैक्ट में आपको एक पेज में कवर करवा के जाऊंगा, ताकि तुम लोगों को आनंद आ जाए। अब विधायिका देखो, मैं बताऊं, जीवन में ना कार्य स्टार्ट करना बड़ी इजी बात है। तुम आज जो आए हो ना, उनमें से लगभग 10% 3 दिन में आने बंद हो जाएंगे। ऑनलाइन में कोर्स लेनो 100 रुपये, पढ़नो 2 काम है। सिंपल बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि आज जिन जो जो आए हैं ना क्लास लेने, उनमें से 10% जो है वो 3 दिन में समाप्त हो जाएंगे। 30% जो है वो लगभग जो है वो 10 दिन बाद में जो है वो आ जाएंगे, रिकॉर्डेड देख लें, बाद में देख लें, बाद में देख लें, बाद में देख लें। हाँ, ये बोले ना, यस सर, इनमें से भी कई हैं, ठीक है। और लगभग 15 दिन अगर ये टॉपिक चला तो 50% गायब। लास्ट में मेरी गारंटी है, जिस दिन मैं करवा रहा हूँ ना आयोग, संविधान संशोधन, आपातकाल, राजभाषा से संबंधित प्रावधान, ओनली 25% स्टूडेंट यहाँ मिलेंगे। मीडियम इंग्लिश है, हिंदी है? धर्मपाल जी, आपको मीडियम हिंदी है, इंग्लिश है? क्रियान्वयन का मतलब भाई साहब पूछ रहे का जांच होता है। तो आप लोगों में से देखते हैं कौन कितनी कंटिन्यूटी बना पाता है, वो तो बाद में पता चलेगा। हर आदमी जीवन में हर कार्य को अच्छा ही करना चाहता है ना, बस वो तो मन चंचल है, खराब करवा देता है। तो देखते हैं उन 25% के अंदर कौन कौन रहते हैं, उस 25% के अंदर जो कौन कौन रहते हैं। अब भी तो जी लग रखा है, 800 एक टबर है, अब देखते हैं कि कितने रहते हैं। पता है मेरे को, लास्ट में ये संख्या 300 350 पे आ जाएंगी। लास्ट में संख्या 300 350। ठीक है, तो करो स्टार्ट, चलो बातचीत स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज ये टॉपिक हमें अच्छे से कवर करना है। पहले हम केवल टर्मिनोलॉजी पे बात कर रहे हैं, अब हम अब 3 आपके जो मेन पोर्शन होते हैं, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है वो पढ़ते हैं, ताकि आप लोगों को जो है वो पता चले, इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। अब विधायिका, विधायिका क्या है? विधायिका किसी राजनीतिक व्यवस्था का वो संगठन या इकाई जो कानून जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर बनाता है। और याद रखें, आपके यहाँ पर ये जो कानून होते हैं इनमें टाइम टू टाइम संशोधन करता है। जो कानून होते हैं ये विधि का निर्माण करता है, और विधि निर्माण के साथ साथ दोस्तों याद रखें आपके यहाँ पे उसमें संशोधन करता है, उसमें संशोधन करता है। और एक चीज जरूर याद रखें, हम यहाँ से पॉलिटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपसे कोई केंद्र की विधायिका पूछ ले तो केंद्र विधायिका का मतलब क्या है, एक सिंपल सा प्रश्न है, पता होना चाहिए कि केंद्र की विधायिका प्रेसिडेंट, राज्यसभा प्लस लोकसभा तीनों से मिलकर बनती है। कोई भी कानून जब तक कि प्रेसिडेंट साहब साइन नहीं कर देना उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक प्रेसिडेंट साहब साइन नहीं कर दे कोई मतलब नहीं। ये राज्यसभा से पारित हो जाए, लोकसभा से पारित हो जाए, कहीं से पारित हो जाए, जब तक प्रेसिडेंट साहब जो है वो साइन नहीं कर दे तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है।
तो केंद्र की विधायिका परिपूर्ण तभी होती है जब दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो याद रखें, राज्यसभा लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट। राज्य की विधायिका जब आप पढ़ते हैं स्टेट के अंदर, तो राज्य की विधायिका डिपेंड करती है कि वहां का जो है वो अगर एक सदनीय व्यवस्था है, अगर एक सदनीय व्यवस्था है तब तो वहां की जो है वो विधायिका बनती है गवर्नर प्लस विधानसभा से। और अगर द्विसदनीय व्यवस्था है, बाई कैमरल सिस्टम है, तो दोस्तों इस कंडीशन में बनती है गवर्नर प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। विधानसभा प्लस विधान परिषद, मतलब बिना गवर्नर के कुछ नहीं है, बिना प्रेसिडेंट के कुछ नहीं है, इनके साइन के बाद में ही कोई जो है वो दोस्तों जो है वो कानून बनता है, ये याद रखें। एक बेसिक बात और, बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे डाउट होते हैं, ये शब्द नहीं समझ में आते हैं, बार बार पूछेंगे आप लोग, अभी बता देता हूं आपको कि जो बिल क्या होता है, बिल क्या होता है या एक्ट क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं विधेयक और अधिनियम, तो जब भी विधायिका में लेजिस्लेटिव के अंदर लाया जाता है कोई भी प्रस्ताव, विधि से संबंधित हो सकता है कि वो विधि निर्माण से संबंधित हो सकता है कि विधि में संशोधन से संबंधित हो सकता है कि वो संविधान में संशोधन से संबंधित हो, कोई भी बिल जब आएगा तो वो बिल कहलाएगा। जब वो दोस्तों जो है वो लोकसभा, राज्यसभा या राज्यसभा लोकसभा इससे पारित होके प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएगा, और प्रेसिडेंट साहब जिस दिन उस पर साइन कर देंगे और बाद में राजपत्र में वो जो है वो जारी हो जाएगा, उस दिन से उसे हम क्या बोलेंगे, एक्ट बोलेंगे, अधिनियम। उसे हम क्या बोलेंगे, अधिनियम। उसे हम क्या बोलेंगे, अधिनियम। याद रख लेना, विधायिका में जब लाया जाता है कानून से संबंधित कोई भी प्रस्ताव तो वो विधेयक कहलाता है, क्योंकि वो विधायिका में आया है। जब वो पारित हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखना, उसे हम जो है वो एक्ट बोलते हैं। ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है, इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आप बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो फिर उसके बाद बात करते हैं आपके यहाँ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, बाद में जो है वो बात करते हैं आपके एग्जीक्यूटिव के बारे में। कार्यपालिका, कार्यपालिका वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करता है, अपने मंत्रालय से संबंधित पॉलिसी बनाता है, उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है। और ये भी याद रखना दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर है कि जो है वो आपकी कार्यपालिका जो है वो भारत में विधायिका और कार्यपालिका का दोस्तों जो है वो क्या नहीं किया गया, पृथक्करण नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपना लो, संसदीय शासन व्यवस्था अपना लो। दो शब्दों के बारे में बात करते हैं। हमारे यहाँ क्या अपनाया हुआ है, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या अपनाया अपन ने, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। और अमेरिका में क्या है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। क्या है दोस्तों आपकी, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि अमेरिका में अब जैसे ट्रंप साहब जीत गए ना, तो अब जो है ना जीतो में से वो मंत्री बनाए, कोई जरूरी नहीं है, वो अपने अनुसार मंत्री बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, अपने अनुसार मंत्री बना सकते हैं, अपने अनुसार जो है वो मंत्री बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या कहती है दोस्तों, जो है आपकी विधायिका तथा कार्यपालिका में समन्वय होगा। विधायिका तथा कार्यपालिका में क्या होगा, समन्वय होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। और कोई भी व्यक्ति अगर कार्यपालिका का सदस्य बनता है, मतलब मंत्री बनता है, तो मंत्री बनता है तो कम से कम उसका एमपी तो होना चाहिए ना, मतलब वो सांसद तो होना चाहिए ना। वो अलग शर्त है कि 6 माह तक बिना सदस्यता के भी सांसद रह सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये भी जो है वो होना चाहिए ना। हाँ, संसदीय शासन व्यवस्था के और भी बहुत गुण है। 2 प्रकार के प्रमुख होते हैं, वास्तविक प्रमुख होता है, एक जो है वो दोस्तों जो है संवैधानिक प्रमुख होता है, और बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं यहाँ केवल कार्यपालिका से संबंधित बात कर रहा हूँ। और वो आप लोगों को क्यों याद होना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई भी आदमी अगर जो है वो दोस्तों जो है वो विधायिका का सदस्य है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का एटलीस्ट मेंबर होना चाहिए, या 6 माह में मेंबर हो जाए, ठीक है, तभी जाके वो मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है।
मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। ये बताओ क्यों जरूरी, क्या आवश्यकता थी भारत के संविधान में? भाई पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने क्यों अपनाया? कोई अगर पूछ लेगा सर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी ठीक ही है, हमें तो वो भी ठीक ही लग रही है, इसकी क्या आवश्यकता थी? हाँ, तो ये अगर कोई पूछ ले तो बताओ भाई क्या मतलब हुआ यहाँ पे, हमने क्यों अपनाया, एक बार बताओ कमेंट सेक्शन में। पॉलिटी पूरी आपस में चर्चा करके चलेगी भाई, ऐसे ना केवल मैं पढ़ाऊंगा तो जीवंत ही नहीं रहेगी पॉलिटी। क्या आवश्यकता पड़ी? हमने पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का ये एक प्रोविजन अपनाया कि विधायिका तथा कार्यपालिका में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री तभी बनेगा या तो वो फिर अगला आदमी जो है वो हमारे यहाँ पे विधायिका का मेंबर हो या 6 माह में मेंबरशिप ले ले। पॉपुलेशन ज्यादा थी है, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो क्या मतलब उनकी डेमोक्रेसी कमजोर है अमेरिका वालों की? सर फिर तो लोग अपने रिलेटिव्स को ही बना देते हैं, लोकतंत्र जीवित रहे क्यों? वहां अमेरिका में मर गए लोकतंत्र, क्या बात कर रहा हूँ। नेपोटिज्म को खत्म करने के लिए, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए, जनता का प्रतिनिधित्व है, जनता पर राज करे, इसके कई कारण थे। हमने अपना अलग से टॉपिक पढ़ेंगे पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने क्यों अपनाया। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछ ले ना कभी, और ज्ञान मतलब तुम्हारी इच्छा हो जाएगी ज्ञान देऊं मैं इसको, मतलब बहुत इच्छा हो रही है तुम्हें कोई सामने वाला मिल जाए लाइब्रेरी में कि भाई पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्यों अपनाया, तो अगर कोई पूछ ले तो उसे बताओ कि संसदीय शासन व्यवस्था हमने इसलिए अपनाई कि संसदीय शासन व्यवस्था जो है हम लोग इसके जो है वो पहले से, इससे हम लोग जो परिचित थे, क्या थे, पहले से हम लोग परिचित थे, क्योंकि अंग्रेजों के पास पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ही था, ब्रिटिश व्यवस्था चली भी आ रही थी। दूसरी चीज, हमारा एक नवजात लोकतंत्र था। क्या था भाई साहब? नवजात लोकतंत्र था, इन्फेंट डेमोक्रेसी। और नवजात लोकतंत्र में अगर विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग भागेगी, दोनों में संघर्ष होगा तो काम चलेगा ही नहीं। अगर आपके सांसद और मंत्रियों में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो फिर तो बाद में जो वो नवजात लोकतंत्र था ना, हमें आने वाले टाइम में डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से जो इम्प्लीमेंट करना था, तो नए नए लोकतंत्र में अगर विधायिका और कार्यपालिका जो है वो अगर इस तरीके से दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। दूसरी बात के बाद में तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी जो मंत्री परिषद व्यवस्था होती है ना, हमारी जो मंत्री परिषदीय व्यवस्था है, इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाता है। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाता है। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व क्या हो जाता है? सुनिश्चित हो जाता है। क्योंकि आपके जो है वो सब लोग जनरली जब हम मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं तो चाहे आपके एससी समुदाय के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, जनरल के हो, सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन पूरा हो जाता है। क्योंकि चुन के आते हैं तो पहले से भी एससी की इतनी सीट है, एसटी की इतनी सीट है, पहले से सीट ही है, तो चुन के आते हैं तो उनमें से चेक एंड बैलेंस के थ्रू जो भी पीएम बनता है वो सोचता है कि भाई इस वर्ग से भी आगे क्या, इस जाति से भी आगे क्या, सबको जो एटलीस्ट जो है वो कवर कर लिया जाता है। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है ना। इन सबसे भी एक महत्वपूर्ण काम था संविधान सभा के अंदर है। जब ये चर्चा चली तो फिर पूछा किसी ने कि संविधान सभा के सामने सबसे बड़ा जो है ना, इन सब कारणों के बाद में भी एक चैलेंज था, और वो चैलेंज था कि हम संसदीय शासन व्यवस्था अपनाएं या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाएं। तो फिर कहा कि भी मूल विशेषता बताओ। कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की मूल विशेषता है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की मूल विशेषता है स्थायित्व है। 4 साल ट्रंप बन गयो तो बनी गयो भाई साहब। और जो संसदीय शासन व्यवस्था की मूल विशेषता है उत्तरदायित्व है। और संविधान निर्माताओं के सामने जब यह सवाल था कि हमें एक स्थायी सरकार चाहिए या रेस्पॉन्सिबल सरकार चाहिए, हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, तो संविधान निर्माताओं ने एक मत से कहा कि स्थायी सरकारें आने वाले टाइम में आ जाएगी, लेकिन अभी हमें एक उत्तरदायी सरकार चाहिए। और इसलिए हमने पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अपनाया। और उत्तरदायित्व का एग्जाम्पल आपको मिलता है कि मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है।
हाँ दोस्तों याद रखिए, लोकसभा के प्रति होगा। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है दोस्तों जो है वो याद रखिए प्रेसिडेंट के प्रति होगा। और नैतिक उत्तरदायित्व है दोस्तों याद रखिए जनता के प्रति होगा। और अगर बहुमत खो देती है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव आएगा। क्या आएगा? अविश्वास प्रस्ताव आएगा। ये मेन का पढ़ेंगे हम पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पहले दिन में डोज नहीं देना चाहता तुम्हें बहुत ज्यादा। तुम बताओ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए थी? हाँ सर, क्या ये चेंज हो सकता है क्या? क्या सिलेबस या कोर्स या संसदीय शासन व्यवस्था? प्रश्न क्या आपका भवानी जी? अगर आपका प्रश्न है कि संसदीय शासन व्यवस्था चेंज हो सकता है क्या, तो फिर आपका प्रश्न गलत है। क्योंकि हम न्यायपालिका के अंदर पढ़ेंगे कि न्यायपालिका ने जो है वो बहुत शानदार तरीके से एक संघर्ष के पश्चात, एक लंबी प्रक्रिया के पश्चात एक आधारभूत संरचना का कॉन्सेप्ट दिया। और आधारभूत संरचना में उन्होंने कहा कि संसदीय शासन व्यवस्था हमारा मूल ढांचा है। मूल ढांचे को बदलने का मतलब है संविधान बदलना। और जो है वो विधायिका संविधान नहीं बदल सकती। विधायिका क्या नहीं बदल सकती? संविधान नहीं बदल सकती। संविधान की मूल आत्मा है पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या है? तो आगे हम पढ़ेंगे संसदीय शासन व्यवस्था है और बहुत सारी चीजें जिनमें चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो संविधान का आधारभूत ढांचा है ने? लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा। ठीक है, तो सब पढ़ेंगे हम लोग। सर यूआरओ में जीके में भाई डट जो यहाँ अगली बात आता नहीं। यूआरओ में जीके में कितने % सही होने चाहिए बता देंगे, तुम टेंशन मत लो। 3 महीने की रणनीति, 2 महीने की, लास्ट 15 दिन में कैसे करें यूआरओ तैयार, लास्ट 2 दिन के अंदर कैसे करें, तुम टेंशन मत लो। एक बार तुम इधर ध्यान दे लो पॉलिटी में, क्यों लोड ले रहे हो? एक बार पढ़ लो तो सही, पहले पूरी चीजें कवर तो करो। हाँ बाद में बात करेंगे, पहले दिन ही मतलब चालू हो गए, ऐसा मत करो यार तुम। सर ये नोट्स हम खुद बना लें तो निहालो जो थे तो बोलने की क्या जरूरत है, डट जाओ अब। मिल जाएगी एपी मीणा जी, वो भी मिल जाएगी। ऑलमोस्ट काम जो है वो चल रहा है तो मिल जाएगी, 5-7 दिन में वो भी मिल जाएगी। सर आप रिप्लाई नहीं करते, की गई कराता हूँ। तो मेरी जगह हो एक स्क्रीन में 4 ही कमेंट दिखते हैं और उसके अंदर भी जब 800 बच्चे हैं तो फिर आदमी किस किस का दिखे, तो जिस जिसका दिखे वो वाजिब पर्सन का जवाब दे देते हैं, है ना। और वैसे भी ऑफलाइन से तो ज्यादा ही देते हैं। तो आ जाए वापस टॉपिक के ऊपर, नहीं तो आज इंट्रोडक्शन में चला जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। चलो आगे बात करते हैं। तो ये याद रखना, हमारे यहाँ पर जो है वो हम पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे चले गए थे लेकिन बाद में देखेंगे। तो एक बार इधर आओ, वापस आते हैं कार्यपालिका पे। तो कार्यपालिका और विधायिका का हमारे यहाँ पृथक्करण नहीं है, मतलब कार्यपालिका का सदस्य बनने की अनिवार्य शर्त है कि वो विधायिका का भी सदस्य हो, विधायिका का भी सदस्य हो, याद रख लेना। उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो आपके यहाँ कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। अस्थायी कार्यपालिका से तात्पर्य मंत्री परिषद से है, और मंत्री परिषद जो है वो दोस्तों याद रख लेना आपके यहाँ पर जो है वो उसमें कई चीजें होती हैं। पर मंत्री परिषद के हेड प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑटोनोमस भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं। अस्थायी क्यों का? क्योंकि हर 5 वर्ष से ये चेंज हो जाते हैं, हर 5 वर्ष से चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो आपके लोक सेवक होते हैं, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी, वो आपकी जो है वो दोस्तों स्थायी कार्यपालिका है। और स्थायी कार्यपालिका जिसका आप मेंबर बनेंगे इन फ्यूचर, आरएस बनेंगे, प्रमोशन से जो है वो एसडीएम से एडीएम बनेंगे, डीएम भी बनेंगे, तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आप लोग जाएंगे। जब आप तैयारी करके आगे जाएंगे तो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव के अंदर ये जो आप आज देख रहे हो ये कल हो या ना हो क्या पता, लेकिन अगर तुम लोग हो तो फिर बाद में 60 वर्ष की आयु तक तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। ठीक है, तो ऐसी तैयारी करो ताकि जो हमेशा से क्या बनो, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनो। भारत के अंदर न्यायपालिका के बारे में अगर हम देखें, न्यायपालिका की दोहरी भूमिका है। और न्यायपालिका की दोहरी भूमिका में याद रखें, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून भी जो है वो दोस्तों जो है वो देखने पड़ते हैं, कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों को भी इम्प्लीमेंट करते हैं ना जिस चीज को, उसकी भी जांच करनी होती है। और सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद में अपने यहाँ हाई कोर्ट होते हैं, उसके बाद में दोस्तों हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फिर दोस्तों आपकी सिविल अदालत अलग होती हैं, क्रिमिनल अदालत अलग होती हैं, सिविल अदालत होती है, वहां पे जिला न्यायाधीश होता है, यहाँ पे सेशन जज होता है। तो वो सब कुछ अपन डिटेल से पढ़ेंगे, सब कुछ हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर डिटेल से पढ़ेंगे। आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आप जुडिशरी के बारे में अगर देखें तो जुडिशरी की यहाँ पे जो भूमिका है वो ड्यूअल रोल है, जिसके अंदर वो एग्जीक्यूटिव द्वारा किए गए जो काम है उनको भी देखता है, और उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बनाए गए जो नियम है, जो मतलब जो विधि
भी है उनको भी देखना जो जुडिशरी का काम है होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब बात आती है, अब अगले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पे चलते हैं, फिर बाद में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने वाला है, लग तो जाएगा आज, मेरे को लग रहा है टाइम आ जाएगा, आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बात करते हैं जुडिशरी के बारे में। किसके बारे में बात करें? जुडिशरी के बारे में बात करते हैं आपके यहाँ पर। तो अब हम कुछ शब्दों के साथ बातचीत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संविधान क्या है। संविधान क्या है, ठीक है। तो पहले तो तुम ही बता दो संविधान क्या है, उसके बाद में चलो ठीक है मैं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में तुम बताओ। ये तो बात समझ में आ गई। पहले आपको जो है वो तीनों के तीनों पोर्शन तो समझ में आ गए कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। बेसिक जो है वो चीज तो समझ में आ गई कि इनका ये काम होता है। हाँ कुलदीप कह रहा है सर ब्लॉक कर देना जो करे, ठीक है तेरे को बना दे मॉनिटर है, ये माउस भेज दूं तेरे पास, तू ही कर देना यार भाई। हाँ इधर आओ, इतना क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, जो है आप लोगों को क्या याद रखना, संविधान क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, क्या जरूरत पड़ी आपके संविधान की? क्या बिना संविधान के काम नहीं चल सकता था क्या? क्या बिना संविधान के काम नहीं चल सकता था क्या? चल सकता था, श्योर। सर्वोच्च दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी विभाग के शासन प्रशासन को चलाया जाता है। सारे राजनीतिक विद्वान यही बैठे हैं, गजब। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, संविधान एक अभिलेख है जो सत्ताधीशों की शक्ति पर अंकुश लगाता है, शक्ति पे, ये बहुत अच्छा है, अनिशा ने अच्छा बताया। लीगल डॉक्यूमेंट एंड सुप्रीम लॉ लैंड, वेरी गुड। देखो जी एक बात बताओ, हमें डेमोक्रेसी बनानी है, तो डेमोक्रेसी बनानी है तो एक सिंपल सी चीज है कि आप जो है वो सत्ता कभी भी जो है वो दोस्तों याद रखें, संविधान, हाँ डट जाओ रे, इतने एक्सप्लेनेशन दोगे क्या? आ जाओ होगी तुम्हारी सबकी परिभाषा होगी, वैसे ऑलमोस्ट सभी ने सही बताया। तो संविधान के बारे में आप याद रखें, संविधान वो है जो विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है, जिसमें सरकार के जितने भी अंग हैं, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, जितने भी अंग हैं उनकी क्या क्या पावर्स है, उन पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, वो सारी चीजें बताई हुई, सारी चीजें बताई हुई को। तो सर ये चीजें जो है वो क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि शक्तियां अगर व्यक्ति में निहित होंगी, अगर मान लो किसी इंडिविजुअल को हम पावर्स दे दें, तो दोस्तों इससे अगर शक्तियां किसी व्यक्ति में निहित होती है तो वो दूसरों की स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है, और वो बल के आधार पर शासन चलाएगा। वो क्या चलाएगा? बल के आधार पर शासन चलाएगा। याद रखना हमेशा कि जो अगर हमारे यहाँ संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत है संविधान की, तो अगर हम किसी भी संस्था को सारी पावर दे देते तो समस्या थी। आप बोलते कि सर विधायिका को दे देते पूरी पावर, कार्यपालिका को दे देते, न्यायपालिका को देते ना, नहीं दे सकते थे। और अगर संविधान नहीं है तो फिर शक्ति किस में निहित होंगी? व्यक्ति में होंगी। और व्यक्ति में अगर शक्ति निहित होता है तो व्यक्ति तो फिर आतंकी मचाता है भाई साहब। वो जो है वो खुद को सहूलियत देते हुए दूसरों की स्वतंत्रता का, दूसरों की जो है वो शक्तियों का हनन पक्का ही करता है। तो संविधान मूल रूप से क्या है दोस्तों? संविधान विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है। संविधान है विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है। संविधान विधि का क्या है? सर्वोच्च दस्तावेज है। सर्वोच्च दस्तावेज है जो कि दोस्तों आपके सरकार के जितने भी अंग हैं, सरकार के जो भी अंग हैं, उन सरकार के अंगों की शक्तियां क्या हैं, उनके दोस्तों जो है वो कार्य क्या है, उनके ऊपर जो है वो प्रतिबंध क्या है, सारी चीजें जो है वो दोस्तों जो है अपने यहाँ पर बताते हैं। सारी चीजें जो है वो आपका संविधान में लिखित है। राज्य की क्या पावर है, केंद्र की क्या पावर है, जनता के पास क्या क्या अधिकार है, राज्य के क्या कर्तव्य हैं, सारी चीजें आपके संविधान में लिखित है। संविधान में लिखित है, ठीक है। अब यहां इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि आप मुझे ये बताएं कि आपके यहां पर जो है वो सर्वोच्च क्या है? न्यायपालिका सर्वोच्च है, विधायिका सर्वोच्च है, कार्यपालिका सर्वोच्च है। जब तीन आपने पार्ट पढ़ लिए तो आप ये बताएं कि सबसे ज्यादा आपके यहाँ सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, या लेजिस्लेटिव सुप्रीम है, या एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है? किसी को तो होगा, कोई तो सुप्रीम होगा। क्या बात है, गजब। तो याद रखें कोई सुप्रीम नहीं है अपने यहाँ पे। अपने यहाँ पे जो है वो बहुत शानदार व्यवस्था की गई है। हमने जो है वो दो चीजों में बहुत तगड़ा समन्वय बिठाया, और दो चीजों में क्या समन्वय बिठाया हम लोगों ने? हमने संसद, मतलब दोस्तों आपकी जो लेजिस्लेटिव
संसद और जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत तगड़ा बैलेंस किया, संसद चाहे उसमें संशोधन कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट चाहे उस चीज का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। दोनों में कोऑर्डिनेशन हमारे संविधान की सबसे तगड़ी विशेषता है। हमारे यहाँ पे कोई भी सर्वोच्च नहीं है, सभी चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, इन सबको कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर मिलती है। हाँ, वो बात अलग है कि जुडिशरी को जो है वो संविधान की व्याख्या का अधिकार है, संविधान की व्याख्या का अधिकार है। जहां पे भी कोई सारवान प्रश्न नहीं तो कोई नहीं समझ में आए तो उस कंडीशन में व्याख्या का अधिकार है। ठीक है, याद रख लेना है। तो हमारे यहाँ क्या सर्वोच्च है? संविधान ही सर्वोच्च है। क्या दोस्तों? संविधान ही सर्वोच्च है, याद रख लेना ये चीज। जनता जनार्दन नहीं है, संविधान है सब कुछ। अब बात बताओ मेरे को, लिखित संविधान, एक संजय सर हमारी 3:43 हुई है, आपके 3:48 हो। अरे भाई मैं 5 मिनट पीछे रखता हूँ इसको, क्यों पीछे पड़े हो यार? हर क्लास में एक तकड़ा ही आदमी आता है, गुरुजी आपकी घड़ी पीछे है। गजब यार, मतलब एक आलसी आदमी से तुम ये काम करवाना चाहते हो कि मैं इसका टाइम सेट करूं वापस से? मेरे से नहीं होगा, पढ़िए 5 मिनट। मैं देखना चाह रहा हूँ कि चलते चलते और कितनी पीछे हो सकती है। तो 5 मिनट पीछे हो गए तो हर क्लास में एक जन आ जाता है, सर ये घड़ी पीछे है, घड़ी। तो मेरे को भी पता है ना, तो तेरा ध्यान इधर जा रहा है, मतलब इस कूंट में जा रहा है, इधर नहीं जा रहा तेरा। इधर देख ले यार भाई, यहाँ से कल्याण होगा। बेटा इसको आगे आके बिठाओ, ठीक है। अब बार बार एक शब्द आता है कि लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है या अलिखित संविधान क्या है। क्या दोस्तों जो है वो अलिखित संविधान क्या है? तो दोस्तों जो है वो याद रखें, हमारे यहाँ पर जो है वो अलिखित संविधान और लिखित संविधान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। लिखित और अलिखित संविधान छोटे छोटे टर्म्स हैं, आज आप लोगों को पता चलेगा कि संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है। ये शब्द क्लियर होंगे ना तभी आगे जाके पढ़ने में मजा आएगा, तभी जाके आगे जो है वो पढ़ने का मजा आएगा। देखो, लिखित संविधान का मतलब और अलिखित संविधान का मतलब तुम शब्दों से मत निकालो करो कि गुरुजी लिखित वो है जो लिखा हुआ है, अलिखित वो है जो तो ऐसे कोई अलिखित याद थोड़ी कर रखा अगले ने। लिखित संविधान का मतलब है कोई एक संविधान सभा बनी, उसने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में संविधान लिखा, उसने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में संविधान लिखा। जैसे अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद उनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी और उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जो है वो दोस्तों प्रॉपर जो है वो एक निश्चित समय में वहां की संविधान सभा ने संविधान लिखा, तो वो तो हो गया लिखित संविधान। ठीक है, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी और असेंबली ने जो एक निश्चित समय में जो है वो संविधान लिखा, संविधान तैयार किया, तो वो लिखित संविधान है। अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं कि उन्होंने लिख ही नहीं रखा, वहां पे कोई आदमी बैठा है जो याद रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ऐसा संविधान जो परंपराओं से निर्मित हुआ हो, अलिखित संविधान जो किसी संविधान सभा द्वारा नहीं लिखा हुआ, जो परंपराओं द्वारा विकास हुआ हो, धीरे धीरे बना हो। अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बनी, कुछ पावर राजतंत्र से मिली, फिर उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट होता रहा। परंपरा जैसे ब्रिटेन का, कनाडा का, इजराइल का, यहाँ का जो संविधान है ये अलिखित संविधान है। तो ब्रिटेन वालों का संविधान को कोई 500-700 साल लग गए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनको राजतंत्र से पावर मिली ना, वैसे वैसे उनका जो है वो संविधान निर्मित हो गया। तो उनकी वहां कोई अलग से संविधान सभा नहीं बनी थी। ठीक है, कनाडा की कोई अलग से संविधान सभा नहीं बनी थी। तो याद रखें, लिखित संविधान वो संविधान है जो संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समयावधि के अंदर, दोस्तों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एक फिक्स टाइम पीरियड में अगर बनाए तो वो लिखित संविधान है। और अगर परंपराओं से अगर किसी संविधान का निर्माण हुआ है, विकास हुआ है, तो दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं? अलिखित संविधान हम लोग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अलिखित संविधान हम बोलते हैं। तो फिर संविधान के कार्य क्या है? तो बुनियादी नियमों का एक समूह है जो समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे, यह स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है और सरकार कैसे बनेगी, हर चीज को एक्सप्लेन कर रखा है संविधान के अंदर। सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमाएं क्या है ये तक बता रखा है। सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की जो है वो दोस्तों स्थापना कर सके। इसलिए दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो संविधान है। शक्तियां भी पता है,
काम क्या है तीनों आपके पार्ट का, उसके साथ साथ जो है वो लोगों को अधिकार क्या प्राप्त हैं, लोगों के अधिकारों पे क्या प्रतिबंध है, राज्य के जो है पावर्स क्या हैं, यहाँ सब कुछ संघ सूची में ये है, राज्य सूची में ये है, समवर्ती सूची में है। ये आपका जो है वो दोस्तों जो है वो संविधान है। ये क्या है दोस्तों, आपका संविधान है और ये संविधान के कार्य हैं, ये संविधान के कार्य हैं। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, बात करते हैं डेमोक्रेसी की। लोकतंत्र क्या है, शब्दावलियां हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र पहले समझो कि क्या नहीं है। यह राजा महाराजा का शासन नहीं है, यह बल तथा शक्ति के आधार पर चलने वाला शासन नहीं है, यह व्यक्ति की इच्छा पर चलने वाला शासन नहीं है, याद रख लेना। ये व्यक्ति की इच्छा पे चलने वाला शासन नहीं है। हाँ आप बोलोगे सर जनता की इच्छा पे चल सकता है, व्यक्ति की इच्छा अलग अलग होती है। अब यहाँ ये शब्द आ जाए तो कभी गलत मत कर रहा ना, आपका ये सिंपल सा प्रश्न आता है, जनता की इच्छा पे चल सकता है, जनता की सहमति पर चलने वाला जनता की इच्छा पर चल सकता है। जनता की इच्छा है, देखो महाराष्ट्र के अंदर जो है वो महायुति जीत गई, जनता की इच्छा है कि भाई साहब हरियाणा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली, सरकार बना ली भाई साहब आपके यहाँ पे, जनता की इच्छा है। व्यक्ति और जनता में अंतर भाई, तुम्हारी इच्छा तो कुछ ही हो जाए, तुम्हारी इच्छा के अनुसार लोकतंत्र थोड़ी चलता है। हम सब लोगों की इच्छाएं मिलकर क्या बनती है, जनता की इच्छा, जनता की सहमति। आई बात समझ में, इस शब्द में अंतर है गई। तो डेमोक्रेसी क्या नहीं है, ये राजा महाराजाओं का शासन नहीं है, बल या शक्ति के आधार पर संचालित नहीं होता, संविधान के आधार पर संचालित होता है। आपकी और मेरी इच्छा से नहीं चलता, ये जनता की इच्छा, जनता ने जिसको जिता के भेजा, जो जनप्रतिनिधि गए और वो जनप्रतिनिधि दोस्तों शासन करें, तो ये जनता के प्रतिनिधियों का शासन है, ये एक उत्तरदायी शासन है। और इससे भी एक बड़ी बात है कि एक जीवन शैली, लाइफ स्टाइल है, जिसमें आपके और मेरे विचारों में जो है वो भेद हो सकता है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, मतभेद होते हुए भी, असहमतियां होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ रहे, ये डेमोक्रेसी है। ये क्या है दोस्तों, आपकी डेमोक्रेसी है। एक की इच्छा से तो सर घर ही नहीं चलता हूं, आप तो समझित है बात, मतलब मन कह रहे हो या सामने कोई और न कह रहे हो। हाँ ये आप कमेंट सेक्शन में लिख लिख के बोल रहे हो, क्या बात है। ऐसे नहीं करना अपने को, इधर ध्यान दो। घर भी भाई सबके सहयोग से चलता है, एक की इच्छा से तो नहीं चलता, लेकिन हमको तो सबको यही लगता है कि एक की इच्छा से चलता है घर, तो है ना। हाँ तो ये तो तुम केवल और केवल बस राज्य करने के लिए तुम लोगों ने लिख दिया, और घर वाली बात तो अलग है। घराजार देखो कदे, उम्र के साथ साथ जो है वो महिलाओं का प्रभुत्व बढ़ता जाता है। आज अगर मैं जाके देखूं तो मेरे ननियाल में नानी की चलती है ना। आप उम्र के साथ देखें, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे माँ की चलनी जो है वो बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 90% केस के अंदर जो माँ की जो है वो ज्यादा चलने लग जाती है। तो घर तो जो है वो, हाँ भाभी जी ने, हाँ सही बात है, अब आ जाओ तुम इधर से बात कर लो। तो तुम जो है दुखती रग पे मतलब नहीं करो, इधर ध्यान दो। तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी जो है वो दोस्तों राजा महाराजाओं का शासन नहीं है, बल से संचालित नहीं होता, शक्ति से संचालित नहीं होता, इंडिविजुअल से संचालित नहीं होता, ये जनता की सहमति पर आधारित शासन है, ये संविधान से चलता है, ये जनता के प्रतिनिधित्व का शासन है, ये जनप्रतिनिधियों का शासन है। और उसके साथ साथ ये एक लाइफ स्टाइल है, जिसमें हम सब लोग एक दूसरे से जो है वो भिन्नता रखते हुए भी हम लोग जो है वो दोस्तों जो है वो एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। अब मुझे ये बताओ तुम लोग, पंथ निरपेक्षता और पंथ निरपेक्ष राज्य में क्या अंतर है। पिछली बार भी बताया था मैंने, सेक्युलरिज्म और सेक्युलर स्टेट में क्या अंतर है, पंथ निरपेक्षता और पंथ निरपेक्ष राज्य में क्या अंतर है, पंथ निरपेक्ष राज्य में क्या अंतर है, बताओ मेरे को। कौन सी भाषा में लिख रहे हो बाकर साहब। आपका पीडीएफ व्हाट्सएप पे मंगा लो दिलीप, अगर ऐसे कोई इश्यू है। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है, सब पहले सभी जो पंथ निरपेक्षता बताओ मुझे। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी धर्म को प्रमुख ना आन दो, सभी धर्म समान है। यहाँ बात हो रही है सेक्युलरिज्म और सेक्युलर स्टेट के बारे में, सभी धर्म के प्रति समान भाव।
कोई धर्म नहीं होगा, एरेडिटो। तो ये इन दोनों चीजों में अंतर है। पंथ निरपेक्षता और पंथ निरपेक्ष राज्य में अंतर है। अगर ये शब्द आ जाए तो कभी गलत मत करके आना। सेक्युलरिज्म और सेक्युलर स्टेट में अंतर यह है, पंथ निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है कि व्यक्ति के सभी कार्य धार्मिक आधार से संचालित ना होकर अगर तार्किक आधार पर संचालित होने लग जाए तो अपन बोल सकते हैं कि ये सेक्युलरिज्म है, ये सेक्युलर है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्युलरिज्म जब आप समाजशास्त्र में पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा, हमारे कोई भी कार्य धार्मिक आधार से संचालित ना होकर तार्किक रूप से संचालित हो तो उसे वो क्या सेक्युलरिज्म है। याद रखना, मतलब अपन पीपल को पानी दे तो भगवान को राज्य करने के लिए नहीं, पीपल को जो है वो दोस्तों न्यूट्रिशन देने के लिए अगर पानी दे तो ये आप फिर मतलब तुम्हारे में सेक्युलरिज्म है, फिर तुम्हारे में क्या है? सेक्युलरिज्म है ना। तो आपको ऐसा नहीं कि पीपल को पानी देंगे तो इससे मतलब जो है वो ये प्राप्त होगा और वो प्राप्त होगा। पीपल सिंचाई हुआ बिया हुआ, पीपल सिंचाई बिया भी अगर ते कोई भी मतलब हर कण कण में भगवान है, लेकिन पीपल सींचने के पीछे आपकी कोई मनोकामना है या कोई धार्मिक आधार है तब फिर बाद में गलत बात है। लेकिन अगर आप पीपल सींच रहे हैं इसका रीजन ये है कि आप पानी देना चाह रहे हैं ताकि पीपल के न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी रहे, उसको जल मिल जाए टाइम पे, तो ये सही है। सर कोई और एग्जाम्पल? ये एक छोटी सी सिंपल चीज है, यह स्टेट से संबंध नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है हमारे जीवन के जितने भी कार्य हैं धार्मिकता पे आधार ना होकर तार्किकता पर आधारित हों। कोई भी कार्य करें उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। केवल और केवल धर्म या और जो कोई परंपरा उसके आधार पर नहीं, आप एक रैशनैलिटी के तहत जो देखें भी इसका ये कारण है। तो पंथ निरपेक्षता एक आइडियोलॉजी है, पंथ निरपेक्षता एक सेक्युलरिज्म जो है ना एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है। और अगर उसका थोड़ा सा टेस्ट हम स्टेट में डाल लेते हैं तो हम उसे सेक्युलर स्टेट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेक्युलर स्टेट कहते हैं। ठीक है, सभी को साथ लेकर चलना रहे, मत करो तुम लोग। अगर आप इसे सोशियोलॉजी में जाके पढ़ें तो दोस्तों जो है वो इसे जो है वो सोशियोलॉजी के अंदर पंथ निरपेक्षता को आप ले जाए ना, हाँ, तो वहां तो और मजा आ जाए तुम्हें। सोशियोलॉजी वाले तो इस कॉन्सेप्ट को और समझाते हैं कि जीवन में धार्मिकता का ह्रास होना, जीवन में तार्किकता में वृद्धि होना ही पंथ निरपेक्षता है। ये क्या है? पंथ निरपेक्षता है। लेकिन अभी एटलीस्ट तुम इतना ही समझो कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि हमारे सभी कार्य जो है वो धार्मिकता पर ना होकर तार्किकता पे आ जाए। तो सर पंथ निरपेक्ष स्टेट क्या? इसका अर्थ धर्म तथा राज्य में पूर्ण अलगाव, ना धर्म राज्य में इंटरफेयर करे ना स्टेट धर्म में इंटरफेयर करे। मतलब किसी राज्य के कर्मचारी का कोई धर्म नहीं है लेकिन वो निजी जीवन में उसका धर्म हो सकता है, निजी जीवन में वो धार्मिक हो सकता है, वहां कोई समस्या नहीं है। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है? जब तुम एज ए टीचर, जब तुम लोग जो है वो बन जाओगे, व्याख्याता बन जाओगे, तुम लोग जो है वो आरपीएस बन जाओगे, आरएस बन जाओगे, जो भी बन जाओ जीवन में, इंसान तो बने रहे ना, तो पंथ निरपेक्ष राज्य का हिस्सा बन गए तुम। जब तुम लोग जब अधिकारी लग जाओ, कर्मचारी लग जाओगे तो तुम क्या, तुम स्टेट हो यार, फिर बाद में सरकारी तंत्र का हिस्सा हो। तो सरकारी तंत्र जो राज्य जो है ना, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। मतलब तुम एज ए व्याख्याता जब काम करोगे, तुम एज ए आरएस आरपीएस आरटीएस अपनी कुर्सी पे बैठ के जो काम करोगे, फील्ड में जो काम करोगे, तुम जज बन जाओ, कोई भी, जब तुम एज ए स्टेट काम करोगे तो तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। निजी जीवन में तुम्हारा धर्म हो सकता है, निजी जीवन के अंदर जो है वो तुम्हारा धर्म हो सकता है। हाँ, पहली चीज तो ये कि स्टेट का कोई धर्म नहीं है, स्टेट का कोई धर्म नहीं है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन भारत में इसे थोड़ा सा हमने और अच्छा एक्सप्लेन किया है। भारत में जो है उसे हमने थोड़ा सा और जो है वो दोस्तों एक्सप्लेन करते हुए हमने क्या कहा, भारत में हमने पंथ निरपेक्षता को, पंथ निरपेक्ष राज्य को सर्वधर्म संभाव में ले आए। हम लोग क्या ले आए? सर्वधर्म संभाव, कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखेगा, ना दोस्तों किसी के प्रति आग्रह रखेगा ना ही दुराग्रह रखेगा, ना किसी के प्रति आग्रह रखेगा ना ही दुराग्रह रखेगा। राज्य जो है वो ना किसी के प्रति आग्रह रखेगा ना ही दुराग्रह रखेगा। ये आप लोगों को जो है वो एटलीस्ट याद होना चाहिए। तो समझ गए पंथ निरपेक्षता क्या है और पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है, इन दोनों में अंतर है। शुभम इंग्लिश में भी नोट्स भाई साहब,
इको के अपलोड करवा दिए हैं और पॉलिटी के अपलोड करवाएंगे, है ना, आरएस वालों को, याद रखें भाई। हाँ, तो ये भी आपके जो हिंदी के अपलोड करवाएं, इसके 2-3 दिन बाद में इनके भी एक बार डट जाओ यार तुम नोट्स वाले भाई साहब। हाँ, विनम्र निवेदन है, ईआरओ वालों के लिए एकदम प्रॉपर है। ऑलमोस्ट मैं सोच रहा हूँ एक साथ ही एक्ट पूरा करवा दूं, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट ट्रांसलेट हो चुका है, तो एक बार थोड़ी लास्ट प्रूफ रीडिंग हो जाए वो करवा देंगे। सर भारत में भी ये राजनीति चल रही है, वो राजनीति, ये मेरी क्लास में जितने भी बैठे नहीं है राजनीति विज्ञान तो नहीं आती है नए, लेकिन ये सोशल मीडिया पर ट्विटर के ऊपर नए नए ताजा ताजा ज्ञानी बने, इनसे मेरा विनम्र निवेदन है क्लास को नॉन पॉलिटिकल रहने दो, है ना। और ऐसी कोई भी बात कमेंट सेक्शन में ना लिखें किसी भी, एकदम प्योर डेमोक्रेटिक क्लास है, लेकिन आप अपनी लिखी हुई चीज के लिए प्रॉपर लायबल होंगे। तो बहुत ज्यादा कमेंट्री करने के चक्कर में कमेंट सेक्शन में मत लिख देना कि मैं हूं सरकारी आदमी और आपके द्वारा लिखी गई कोई गलत बात किसी जाति या धर्म के प्रति दुर्भाव पैदा करती है, तो एज जो है वो सरकारी कर्मचारी और एज जो है बुस्टर अकेडमी के से संबंधित होने के नाते आप जो कार्यवाही के प्रॉपर जो है ना भागीदार होंगे। मैं फिर बता देता हूँ, कोई आदमी सच अठा कमेंट करे कौन है, मेरा कमेंट तो कोई दिखे कौन, मन तो दिखा ना। तो कोई भी आदमी क्लास के अंदर बिना मतलब की कमेंट्री मत कर देना। चालते क्लास में की लिख दो, एक जनों बार लिख रहे कि सर जो है वो ये राज्य कब बनेगा, भारत जो है वो राष्ट्र कब बनेगा, आजकल राजनीति ये चल रही है ईवीएम पे। भाई पढ़ लो यार, पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तुम्हें याद करने के लिए आर्टिकल पढ़े, आयोग पढ़े, है ना। तो क्लास के अंदर ना किसी धर्म के प्रति ना किसी जाति के प्रति तुम लोग लिखोगे, आई बात समझ में। हाँ नहीं, फिर बात में तैयार रहे जे, आजकल लिखेड़ी बोलेड़ी बात पर कार्रवाई बहुत अजीब है, ठीक है। तो अब कमेंट बंद कर देते हैं, कमेंट सेक्शन के तो है ही नहीं ना, गुण ही नहीं है कमेंट सेक्शन वाले सर, हम क्या करेंगे कमेंट सेक्शन का। चलो आ जाओ फिर आगे बात करते हैं। तो पंथ निरपेक्ष राज्य तुम लोगों ने जो है वो बढ़िया तरीके से देखा कि पंथ निरपेक्ष जो है वो दोस्तों जो है वो स्टेट क्या है, ये आप लोगों ने अच्छे से समझा। अब कुछ वर्ड हम लोग देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ये सारी चीजें, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, ये सारे कुछ शब्द देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े जो है वो ये शब्द देखो। रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि सामाजिक न्याय क्या है, राजनीतिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है, ये 3 शब्द आते हैं ना बार बार। सामाजिक न्याय का मतलब है समाज के जो संसाधन है, चाहे नौकरी हो, चाहे उद्योग हो, चाहे जमीन हो, चाहे जल हो, जो भी हो, उनका उचित वितरण हो। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, सामंजस्य बनाए रखने के लिए दोस्तों जो है वो सामाजिक न्याय जरूरी है। सामाजिक न्याय से अभिप्राय मानव मानव के बीच जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग के आधार पर भेदभाव ना हो, प्रत्येक नागरिक को उसके उन्नति के समान अवसर मिले, प्रत्येक नागरिक को उसकी उन्नति के समान अवसर मिलेंगे। जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इससे संबंधित आर्टिकल भी पढ़ेंगे, सामाजिक न्याय आपके कहां कहां जो उल्लेख। आर्थिक न्याय का मतलब है उत्पादन और वितरण के जो भी साधन है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी साधन है, जितनी भी धन संपदा है, वो केवल कुछ हाथों में ना रह के सब में वितरित हो, केवल कुछ ही हाथों में ना रह के सब में वितरित हो, तब ठीक है, तभी जाके जो है वो आर्थिक न्याय हो पाएगा। ऐसे नहीं कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, ऐसा नहीं, बराबर, एटलीस्ट ज्यादा बराबर ना हो तो एटलीस्ट सबको आवश्यक मूलभूत जो है उसकी आवश्यकता तो पूरी हो। राजनीतिक न्याय के रूप में दोस्तों जो है वो नागरिक को नागरिक होने के तहत उसके अपने अधिकार प्राप्त हो और उसके साथ साथ उसे राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हो। नागरिक अधिकार आपके मूल अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, उम्र 18 है तो वोट देने का अधिकार है, उम्र 18 है तो वोट देने का अधिकार है। हाँ, नागरिक अधिकार आपके जो है वो मूल अधिकार आप लोगों को जो है वो मूल अधिकार के पोर्शन में प्राप्त है। तो राजनीतिक न्याय, तो ये 3 शब्द अगर कहीं आ जाए, सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है, राजनीतिक न्याय क्या है, तो दोस्तों आपको जो एटलीस्ट इन तीनों शब्दों के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो ना सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय जो है वो ये चीजें हैं। अब बात करते हैं उदारवाद के बारे में, समाजवाद के बारे में और दोस्तों साम्यवाद के बारे में। उदारवाद, समाजवाद और साम्यवाद। देखो, उदारवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो जनरली जैसे आप हो,
व्यक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हैं, ना कि कोई जाति धर्म संप्रदाय पे। उदारवादी लोग बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को जो है मानते हैं और संवैधानिक शासन के जो समर्थक है। क्या है? संवैधानिक शासन के समर्थक है। आप किसी को पूछ ले लिबरलिज्म क्या है, लिबरलिज्म वाले वही मध्य मार्ग अपनाना जी। उदारवादी लोग क्या कहते हैं? उदारवादी लोगों का ये मानना है, उदारवादी जो विचारधारा की लिबरलिज्म वाले जो लोग हैं उनका मानना है कि देखो अर्थव्यवस्था तो बाजार आधारित होनी चाहिए, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। और व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, तो उसके ऊपर ये फोकस रखते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, इन्हें कोई धर्म जाति इससे कोई मतलब नहीं है। उदारवादी जो लिबरलिज्म वाले जो लोग हैं उनका बस ये, इस आइडियोलॉजी वाले लोगों का यही मानना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे इंपॉर्टेंट है और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। अब दो आइडियोलॉजी आप लोगों के पास आती है, समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद सोशलिज्म वाले जो लोग हैं, समाजवादी लोग कहते हैं कि देखो जी सिंपल सी एक ही कॉन्सेप्ट है हमारा तो, कि समाज में जो है ना आर्थिक समानता आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? आर्थिक समानता। आर्थिक समानता मतलब हमें जो है वो दोस्तों जो है वो आय की है समानता खत्म करनी, को जायज बात है, आय की है समानता खत्म करनी। तो फिर साम्यवादी क्या बोलते हैं? साम्यवादी भी बोलते हैं कि हमें जो है वो दोस्तों जो है वो क्या करना है, पूर्णतः आर्थिक समानता चाहिए, पूर्णतः आर्थिक समानता, पूर्णतः आर्थिक समानता। तो ये समाजवादी जो है वो ये कहते हैं कि आय की असमानता खत्म करनी है, लेकिन इसका तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए। इसका तरीका क्या होना चाहिए? लोकतांत्रिक तरीका होना चाहिए। क्या जी लोकतांत्रिक तरीका मतलब कि भाई अमीर पे टैक्स लगाओ, उस टैक्स से जो पैसा आए वो जो है वो दोस्तों वंचित वर्ग के कल्याण पे लगाओ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आओ, नरेगा जैसी योजना लेकर आओ, छात्रवृत्ति योजना लेकर आओ, हाँ वृद्धावस्था पेंशन योजना लेकर आओ, महिलाओं के लिए जो अन्य योजनाएं लेकर आओ। सारे काम करो लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से सारे काम करो, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से सारे काम करो, सारे काम करो पर डेमोक्रेटिक तरीके से सारे काम करो। साम्यवादी कहते हैं ना जी ना ना ना, इतना टाइम नहीं है। जो कम्युनिज्म है वो क्या कहता है, इतना टाइम नहीं है, पूर्णतः आर्थिक समानता चाहिए, मतलब सबके पास बराबर, सबके पास बूस्टर का कोर्स तो बूस्टर का कोर्स, ठीक है, सबके पास मतलब जो है वो एक जैसी ड्रेस, सबके पास 2-2 बीघा जमीन, सबके पास शाम को जो है वो एक ही प्रकार का खाना, ठीक, एकदम प्योरली पूर्णतः आर्थिक समानता। समाज में है ना इकोनॉमिक रूप से ऐसा नहीं कि ये अमीर है ये गरीब है, ये अमीर है ये गरीब है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्णतः आर्थिक समानता चाहिए लोग। और ये साम्यवादी लोग जो पूर्णतः आर्थिक समानता के बारे में बात करते हैं, ये लोग जो है वो दोस्तों आदर्शवादी विचारधारा है। ये पूर्णतः तो यार वो आर्थिक समानता हो सकती है, आदर्शवाद है ये एक तरीके से। और ये कहते हैं कि आए तो ठीक है ढंग से, नहीं तो फिर हिंसा का सहायता भी ले लो, अलोकतांत्रिक तरीका भी अपना सकते हो, छीन लो पैसा वैसा जो छीन लो और बांट दो, ऐसे क्या कर दो, बांट दो। तो बताओ तुम्हें कौन सा कॉन्सेप्ट ठीक लगता है, तुम्हें कौन सा कॉन्सेप्ट ठीक लगता है, बताओ मेरे को, तुम्हें कौन सा टॉपिक मतलब जो है वो कॉन्सेप्ट ठीक लगता है, कम्युनिज्म या आप लोगों का जो है वो सोशलिज्म या लिबरलिज्म? समाजवाद ज्यादा ठीक है ना, तो इसलिए हमारे संविधान में समाजवाद का उल्लेख है। भारत एक समाजवादी राज्य है। हाँ, साम्यवाद का कोई मतलब नहीं है, अगर सब कुछ छीन लेंगे ना तुम लोगों की इच्छा ही नहीं रहेगी काम की, वे सबको यही हो जाए कि सबको बढ़ना यही है, सबको जमीन मतलब इतने ही बीघा रहनी है जिसमें उत्पादन पूरा सरकार ले जाए। आपके यूएसएसआर की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, कंप्लीट यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी जब उन्होंने साम्यवाद को अपनाया। और साम्यवाद को जब उन्होंने अपनाया, तो अब मैं थोड़ा सा जो है पॉलिटिकली बैकग्राउंड बता रहा हूँ तुम लोगों को समझ में, इकोनॉमिक्स में तो इतना डिटेल में जा नहीं सकते, आपको मजा नहीं आता। जब आप शीत युद्ध के समय की बात देखेंगे तो आईआर में ये पोर्शन आता है, शीत युद्ध जब चल रहा था, किसके बीच में चल रहा था शीत युद्ध?
जो शीत युद्ध जो चल रहा था वो आपका यूएसएसआर और यूएसए के बीच में चल रहा था। किसके बीच में चल रहा था? यूएसएसआर और यूएसए। और इन्होंने जो अर्थव्यवस्था अपनाई थी ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, और इन्होंने जो अर्थव्यवस्था अपनाई थी वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है यहां था निजी स्वामित्व, यहां था सब कुछ सरकारी स्वामित्व, जनता के पास तो कुछ होना ही चाहिए नहीं चाहिए। अब इस सरकारी स्वामित्व के चक्कर के अंदर जो है वो यूएसएसआर जो था दोस्तों, याद रखें आपके सोवियत संघ जो था, वहां पर जो है वो लोगों के अंदर पूर्णतः अकर्मण्यता आ गई थी, काम करने की इच्छा ही कौन जमा, कोई मतलब जो है वो दोस्तों काम करने की इच्छा नहीं उनके अंदर, है ना। भाई जब पता ही है जमीन इतनी रहनी है, सरकार ने सब लेके चले जाना है, जब जीवन में कुछ मतलब प्राप्ति नहीं होना, जब रहना इसी स्तर पर है, तो फिर आदमी क्यों मेहनत करे? ये भी जायज बात है ना, आदमी क्यों मेहनत करे? तो जब आदमी को ये लगे कि भाई मैं मेहनत करूंगा तो मुझे जो है वो और प्राप्त होगा, और चीजें जो मैं मेरे जीवन को और सरल बना सकता हूँ, और जो है वो आपकी भौतिक संसाधनों का दोहन कर सकता हूँ, जीवन में और सारी चीजें प्राप्त कर सकता हूँ, तो फिर वो मेहनत भी करे, जायज बात है। तो इसकी वजह से यूएसएसआर की पूरी इकोनॉमी है ना डाउन हो गई, कंप्लीट इकोनॉमी डाउन, खत्म। तो ये आर्थिक विचारधारा में तो ये हार चुके थे। उसी दरमियान जो है जब यूएसएसआर के लोग धीरे धीरे बाहर जाना स्टार्ट करते हैं, तो उनको जाके पता चलता है कि यार यूएसए में तो गजब मजा है, बढ़िया टेप रिकॉर्डर पे गाने सुन रहे हैं, जींस विंस पहन रहे हैं, बढ़िया तरीके से, शानदार काम है ये तो लास्ट में ये हालत हो गई थी यूएसएसआर की शीत युद्ध के टाइम में कि अमेरिका की जो एक जींस बोलते हो ना आप लोग, वो यूएसएसआर के अंदर स्वतंत्रता और आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बन गई थी। जो जींस जो है, आज रशियन लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है जींस में, आज अपने आप में रशियन खुद जो है वो बहुत ज्यादा, रशिया के लोग जो है मॉडर्न है, लेकिन उस दरमियान शीत युद्ध के टाइम जब उन्हें पता चला कि यार कौन सी इकोनॉमी किस कॉन्सेप्ट में रह गए, अपनी जिससे लड़ाई है उस यूएसए को जाके देखो, पूंजीवाद के दम पे, निजी स्वामित्व के आधार पे उनका जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट देखो। तभी तो रशिया अब भी मतलब जो है इनसे, हाँ नीली जींस, जनरली जो है वो क्या था, ब्लू जींस, जो यूएसए की जो ब्लू जींस थी, वो ब्लू जींस जो है ना वो दोस्तों जो है वो रशिया के अंदर जो है वो आंदोलन का आधार बन चुकी थी। अगर कोई पूछ ले, अगर कोई पहन लेना, तो इसका मतलब ये था कि ये पक्का ही जो है आंदोलन जीवी है, ये पक्का ही जो है वो क्या है, आंदोलन जीवी है। और इन सब से सब कुछ ठीक चल रहा था। तो जब आप शीत युद्ध में देखेंगे तो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ क्या आती है, शॉक थेरेपी। ये शब्द नहीं सुना होगा तुम लोगों ने, पढ़ेंगे कभी तुम्हारे पास टाइम होगा तो। शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, जिसमें 3 मुख्य ऑर्गेनाइजेशन थे, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, और इन तीनों में यूएसए का वर्चस्व था, इन तीनों में यूएसए का वर्चस्व था। ये जब भी किसी को थेरेपी देते थे उससे पहले शॉक देते थे, ठीक है, मतलब जब भी किसी का इलाज करते थे उससे पहले एक झपेट मारते थे। शॉक थेरेपी देखना है ना। शॉक थेरेपी क्या था, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, ठीक है, और विघटन हुआ तो जब इनके जितने भी जो है वो दोस्तों यूएसएसआर को उस समय जब ये तीनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सहायता देते हैं, तो इसके बदले में उससे बहुत कुछ बदलवा लेते हैं, तभी से बोलते हैं शॉक थेरेपी। क्या सर ऐसा क्या किया? ऐसा ये किया कि इतना बड़ा यूएसएसआर था, इतना बड़ा रशिया था, सबसे पहले इन्होंने कहा कि देखो भाई सीधी सी बात है, तुम्हें पूंजीवाद अपनाना पड़ेगा, बहुत हो गया तुम्हारे ये साम्यवाद में, तो क्या जी अपना लेंगे, फिर क्या करें, सरकारी कंपनी होगा, हाँ क्या करें, मतलब जो है वो सरकारी कंपनियों का बेच दो, सारी सरकारी कंपनियों को बेच दो। तो पूरे वैश्विक इतिहास के अंदर यूएसएसआर के अंदर पहली बार सरकारी कंपनियों की सेल लगती है, और इतनी वाहियात तरीके से लगती है कि बड़ी बड़ी कंपनियां ना रद्दी के भाव बिकती हैं, सरकारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां रद्दी के भाव बिकती हैं,
तो हम पढ़ेंगे कभी, तुम लोगों की इच्छा हो तो, शीत युद्ध के समय क्या क्या हुआ था, क्या क्यूबा संकट क्या था, शॉक थेरेपी क्या थी, यूएसएसआर कैसे जो है वो दोस्तों पिछड़ गया था, यूएसए कैसे जीता था, फिर बाद में वहां से वापस एज ए रशिया जो है वो कैसे जो है वापस कम्पीट करता है, सब कुछ पढ़ेंगे अपन लोग हैं। लेकिन ये शॉक थेरेपी, ये जो शब्द आता है ना, ये शब्द यही था, क्योंकि इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका ही चलती थी, और अमेरिका ने कहा इनका इलाज करो तुम। हाँ, मतलब विचारधारा में हरा दिया, अब इकोनॉमिक रूप से रहो, तो हराने के चक्कर के अंदर फिर बाद में जब इन लोगों से जो है वो प्रॉपर तरीके से पूंजीवाद अपनवाया जाता है, तो सारी सरकारी संपत्तियों की नीलामी होती है उस समय। वहां के लोग ही करो, पर सिस्टम तो पूरा खत्म हो गया। भयंकर महंगाई, भयंकर बेरोजगारी, हाथों हाथ। हाँ, मेंस में पढ़ेंगे। हाँ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मोतीलाल जी अब आ जाओ, वापस आ जाओ, अब आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है, चलें अपन। हाँ, ये पढ़ेंगे तो और अपन बढ़िया तरीके से आईआर में पढ़ेंगे तब। तो तुम पॉलिटी से वापस पॉलिटी पे आओ थोड़ा सा, अभी प्री का टाइम है, इतना ज्यादा टेंशन मत लो। टॉपिक तो इंटरेस्टिंग है गुरुजी, लेकिन पर्सन को नहीं हो। हाँ, सही बात है। अब बात करते हैं हम हमारे संविधान निर्माण के बारे में। कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स तुम लोगों को पता चल गई, सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है। अब हम लोग जो है वो दोस्तों जो है वो क्या बात करेंगे, भारतीय संविधान के जो है वो दोस्तों विकास की जो है वो पृष्ठभूमि हम लोग देखेंगे। ये इतनी चीजें पढ़नी है तुम्हें। रेगुलेटिंग एक्ट, संशोधन एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, 13 का एक्ट, 33 का एक्ट, 53 का एक्ट, 58 का एक्ट, फिर 61 का एक्ट, फिर आपका जो है वो दोस्तों 76 का एक्ट, फिर 92 का एक्ट, फिर 9 का एक्ट, 19 का एक्ट, 36 का एक्ट, सब पढ़ेंगे जो है वो दोस्तों, सारे पढ़ेंगे। ये इतने पढ़ने के लिए तैयार हो गया? श्योर? अभी पढ़े ना? 1 घंटे पढ़ सकते हो अभी सब? तो एक समझ विकसित होगी तुम्हारी पॉलिटी के प्रति। अब भाई मुझे सच सच बताओ, 1 घंटे पढ़ सकते हो ना? तब तो मैं टॉपिक चालू करूं, क्यों कम से कम इधर वाला पोर्शन तो याद करवा के जाऊं आज, कम से कम ये पोर्शन तो याद करवा के जाऊं आज। इतना इतना तो, इतना इतना तो पढ़ लो, और नहीं तो कुछ नहीं। पक्की बात है? चालू करें 1773 के एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट से। ये इसलिए पढ़ना जरूरी है कि हिस्ट्री वाला पॉलिटी पे छोड़ देता है, पॉलिटी वाला हिस्ट्री पे छोड़ देता है, एग्जामिनर एक पर्सन पूछ लेता है, फिर तुम ना तो आके जो है वो, हाँ, हिस्ट्री वाले से बोल सकते हो ना पॉलिटी वाले को। तो ये बीच का सा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। 1773 पढ़ो, 81 और जो है ना 84 तो बोनस है उसके साथ में, तुम्हें ऐसे मिनट में याद करवा दूंगा। 81 और 84 तो क्या है, बोनस है। सबसे पहले बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट जो है, यह अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में जो है वो नियंत्रित करने के लिए, उनको विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इससे पहले ब्रिटिश कंपनी बढ़िया मौज ले रही थी, ब्रिटिश कंपनी जो है बढ़िया मौज ले रही थी। बेटे खुद कर्मचारी भी बन रखे थे, व्यापार भी खुद ही कर रहे थे, उपहार भी ले रहे थे, रिश्वत भी ले रहे थे। 73 से पहले इतना पैसा जो है वो ये कर्मचारी कमा रहे थे जिसकी कोई हद नहीं थी। ये खबर जो ना क्राउन को पहुंच गई, कही कि ब्रिटिश जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके कर्मचारियों ने जो आतंक मचा रखा है ना इंडिया में, उसको थोड़ा कंट्रोल करो। क्योंकि पहले क्राउन खुद कंपनी को सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन उन्हें पता चला यार ये तो तकड़े हैं, इन्होंने तो मतलब इतने बड़े देश को जीत लिया, वहां पे राज कर रहे हैं, मतलब कुछ पोटेंशियल है, और वहां से आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। तो इस संभावना के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना पहला एक्ट लाती है, रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब अब ब्रिटिश सरकार जो है, क्राउन जो है, वो आप जो दोस्तों कंपनी को कंट्रोल करने का पहला कदम उठाता है, पहला कदम उठाता है। ठीक है, क्योंकि शिकायतें बहुत मतलब एक उच्च स्तर के ऊपर थी, बंगाल में इनका आतंक बहुत बड़े उच्च स्तर पे था, लूटपाट भयंकर थी दोस्तों। ये इन्होंने बेगमों के पैसे नहीं छोड़े, जब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आप लोगों को याद आएगा। तो इन्होंने बंगाल में कुछ नहीं छोड़ा भाई साहब। तो इस कंडीशन के अंदर इतनी इतनी बड़ी बात है, जब उनके पास गई तो उन्हें पता चला कि यार कुछ तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई। सबसे पहले तो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई, मतलब हाँ कि तुम राज कर सकते हो बंगाल पे, हाँ कि तुम लोग जो है वो
राज कर सकते हो बंगाल। अब तक नहीं मानते थे, अब तक कंपनी ब्रिटिश सरकार की नजर में कंपनी थी जो केवल व्यवसायिक कार्य करती थी। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार की नजर के अंदर एक व्यवसायिक कंपनी थी, व्यवसायिक कंपनी थी जो केवल व्यवसायिक कार्य करते हैं, वो बात अलग है। ये कंपनी वाले कभी इधर उधर भड़काते थे, लड़ रहे थे, इन्होंने अपनी तरफ से खूब काम कर रखा था, लेकिन वो नहीं मानते थे, वो नहीं मानते। वो अगर तुम करते होंगे, तुम्हारी तरफ से कोई लड़ाई दंगा जो भी तुम कर रहे हो, हमें नहीं पता, तुम्हारे कोई जो है वो कोई युद्ध तुम्हारा चल भी रहा है तो हमें कोई पता नहीं है, तो वो ये जाके बताया वहां पे हमने उसको हरा दिया। अरे भाई तुम इनकी बात को कोई सीरियसली नहीं ले रहे। इन्होंने कहा हमने मुगल साम्राज्य को हरा दिया, कहा ठीक है तुम करो, तुम्हारे को चाय चीनी बेचनी वो बेचो, तुम देखो तुम्हारा देखो। मतलब ब्रिटिश क्राउन इन्हें लाइटली ले रहा था बहुत ज्यादा, केवल कमर्शियल फंक्शंस को ही जो है वो वैलिडिटी थी, ब्रिटिश क्राउन का जो कोई मतलब नहीं था। ये अपना कर रहे थे ना, वो लाइटली ले, वो मतलब इन्हें कोई बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। फिर इस 1773 के एक्ट के बाद में जो है वो दोस्तों याद रखें आपके यहाँ पे पहली बार कंपनी के राजनीतिक कार्य, कंपनी के राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्यों को जो है वो दोस्तों क्या दी गई, वैधता दी गई कि हाँ तुम लोग भी राज कर सकते हो और प्रशासन चला सकते हो। ये राज्य हो गए, ये सारे राज्य हो गए। कंपनी का अब मजा आ गया, अब तो अपन जो है वो 3 की 13 कर देंगे। लेकिन इनको पता नहीं था कि जो है वो इनका मूल उद्देश्य क्या है, कि कंपनी को घर बिठाना है। क्राउन का मूल उद्देश्य ये था कि कंपनी को कैसे घर बिठाएं। ये केवल और केवल एक तरीका था। जितनी राजनीति कंपनी में चल रही थी उधर ब्रिटेन में भी चल रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी पता चल जाता है ना कि कोई आदमी, जैसे अपने पड़ोसी कोई आदमी, और वो मतलब अमेरिका जाए, वहां से बहुत ज्यादा पैसा ले आए, तो अपने को भी लगे ना यार बहुत पैसा रहा है, इतना पैसा कैसे आ रहा है इसके। तो कोई भी कर्मचारी बन के इंडिया आए, भाई साहब बेइंतहा जो है वो पैसा लेके जाए। वहां का कोई आदमी, वहां का सांसद तो जो है वो गरीब है, और यहाँ से क्राउन का कर्मचारी वहां के सांसद से अमीर। वो कोई ईमानदारी का करें क्या भाई? ब्रिटेन के लोग तो ठीक ही थे, वो तो ईमानदारी से, अपने देश में तो ईमानदारी से बैठे थे। तो वहां का सांसद तो बेचारा जो है वो निर्वाह भत्ते में काम चला रहा है, कर्मचारी यहाँ जो है वो चाय चीनी बेच कर बहुत तगड़ा पैसा लेके जा रहा है। तो इससे वहां के लोगों को भी तो प्रॉपर दिक्कत थी ना कि ये कंपनी तो बहुत खराब है, ये तो बहुत पैसे कमा रहे हैं। तो इनके जो है वो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों पर कंट्रोल के लिए दोस्तों जो है, कंट्रोल के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इनके कार्यों को वैधता दी गई और फिर ये राज्य होने लगे। तो इनका कहा आप सुनो, अब हमारे हैं कुल मिला के 7 प्रावधान, वो 7 प्रावधान सुन जाओ, बाद में तुम कोई पार्टी वार्टी करो, तुम्हारी मर्जी है, तुम देख लेना। कहा कि बंगाल का जो गवर्नर है वो दोस्तों जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। को वह नाम बदल दिया, गजब शानदार काम हो गया। बंगाल का जो गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। मतलब अब बंगाल का गवर्नर नहीं कहलाएगा, वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। मद्रास बॉम्बे वाले उसे रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो बंगाल का गवर्नर राजी हुआ वॉरेन हेस्टिंग कि मेरे को रिपोर्ट करेंगे मद्रास और बॉम्बे वाले, ठीक बात है। फिर बाद में कहा दूसरी बात सुनो, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, कार्यकारी परिषद होगी, जिसमें सारे निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। अब यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग को नहीं पता था कि ये जो 4 लोग हैं ये कितने खतरनाक हैं, ठीक है। यहां जब ये 4 लोग जब आपके ब्रिटेन से आते हैं, और इसमें प्रोविजन था कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जिसमें टोटल 4 लोग जो हैं 4 सदस्य होंगे गवर्नर की सहायता के लिए, और बहुमत चाहिए। मतलब आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, 1+4 का स्ट्रक्चर हो गया। तो वॉरेन हेस्टिंग राज्य हुआ ही था, लेकिन उसकी खुशी अब खत्म होने वाली थी। इतने दिन जितनी मौज कर ली थी वो अलग बात है। 1+4 के अंदर अब आपको बहुमत के लिए चाहिए 3 और 2। बहुमत के लिए क्या चाहिए, 3 और 2। और ये जो 4 आए थे ना, इनमें से इन 3 की ये सोच थी कि ये वॉरेन हेस्टिंग निहायती फर्जी आदमी है, इसका काम केवल और केवल पैसे कमाना है, ये कोई सही काम नहीं कर रहा। मतलब वॉरेन हेस्टिंग कोई भी चीज लेके आवे, इन 3 लोग हाथों हाथ वोट कर दें। वॉरेन हेस्टिंग को मतलब तुम ये मान लो 1773 से 84 तक भाई साहब सांस नहीं लेने दिया। वो कोई भी चीज लेके आवे, ये जो निर्णायक वोट है, नहीं बहुमत के आधार पर निर्णय लेने। वॉरेन हेस्टिंग का जीवन मतलब तुम मान लो कि मतलब ये मान लो झंडी हो गया एक तरीके से। हाँ, कुछ भी मतलब जो है वो कोई भी ऐसा कार्य हो, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग जो है वो दोस्तों यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा परेशान रेगुलेटिंग एक्ट से हो चुका था कंप्लीटली। आगे देखना आपका पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आएगा, आगे देखना आप, इसकी केमिस्ट्री बाद में स्टार्ट होगी। तो ये याद रखें कि 4 सदस्य कार्यकारी परिषद बनाई गई जिसके निर्णय बहुमत से लेने थे। अब बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसकी खुद की बंगाल में ही नहीं चले,
क्योंकि इन 3 लोगों को ऐसा लगता था कि वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा करप्ट आदमी है, भ्रष्ट आदमी है, ये लूट लूट के ले जा रहा है, बस यही काम था। चलो ठीक बात है, तो ये अंग्रेजी मीडियम वालों को इंग्लिश जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, पढ़ लेना तुम साथ के साथ। रेगुलेटिंग एक्ट, दिस एक्ट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। बताओ अंग्रेजी में पढ़ाऊं तुम्हें? ठीक है, तो याद रख लेना, इसके अंदर इन्होंने जो है वो बंगाल के गवर्नर को अब जो है वो क्या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल करने लगे। 4 जो है वो मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो दोस्तों जो है वो यहाँ थी। ठीक है, तो साथ साथ तुम लोग देख लेना बढ़िया तरीके से, समझ में तुम लोगों को वैसे ही आ जाएगा, समझ में तुम लोगों को जो है वो वैसे ही आ जाएगा। हाँ पढ़ लो साथ साथ, अंग्रेजी और पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, 1 मिनट। ठीक है का सर? हाँ नहीं नहीं, मैं कोई हिस्ट्री विस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, तुम इधर देखो पहले, अब ध्यान दो आगे। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई, उसके बाद में कर लोगे रीड अंग्रेजी मीडियम वालों? हाँ बस इंग्लिश मीडियम की स्लाइड दिखाते जाओ, ठीक है। अब दोस्तों जो है उसके बाद में, और याद रखें, इससे पहले बंबई और मद्रास अपने आप में स्वतंत्र जो है वो दोस्तों 2 जो प्रांत थे, लेकिन अब ये कह दिया गया कि जो है वो ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। ठीक बात है। अब यहाँ पे 4 नंबर जो प्रोविजन आता है वो अपने आप में और इंपॉर्टेंट था। इसमें प्रावधान किया गया कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नाम का सुप्रीम कोर्ट, चाल लगन कलकत्ता बारे, एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया जाएगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 जो है वो 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा अम्पे को भेजे थे, 3 स्टीफन और जॉन रॉबर्ट को भेजा। ये जो है वो आपका जो क्या बना, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र केवल कलकत्ता शहर तक, कलकत्ता शहर से बाहर नहीं। ये अपने आप में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था, इसके द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल आपके ब्रिटेन में भी जो है वो दोस्तों जो है वो क्या की जा सकती थी, ब्रिटेन के अंदर भी जो है वो दोस्तों अपील की जा सकती थी। याद रखना क्या बनाया, पहली चीज याद रखें, बंगाल का जो गवर्नर था अब गवर्नर जनरल कहलाएगा, बंबई और मद्रास अब जो है उसके अंडर आएंगे। और याद रख लेना कि इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जो कि 1+4 से होगी। और दोस्तों जो है वो याद रखें, सारे निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे, निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। और बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एलिजा इम्पे और दोस्तों जो है वो उसका जो है वो क्या होगा, चीफ जस्टिस होगा, और 3 अदर सदस्य थे। अब तुम मुझे बताओ सबसे पहले लड़ाई किसके बीच में होगी? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में होगी या सुप्रीम कोर्ट और इनमें होगी? हाँ, अब यहां से 2 लड़ाई होंगी और 2 लड़ाई के कारण 2 एक्ट आएंगे ताकि तुम लोगों को मजा आएगा। 2 लड़ाई होंगी और 2 लड़ाई के आधार पर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है प्रावधान 73 में कर दिया था। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 74 में होती है, इसका कार्य क्षेत्र केवल कलकत्ता तक था। पहली लड़ाई किस में होगी बताओ? कार्यकारी परिषद में होगी या सुप्रीम कोर्ट के साथ होगी? चलो ठीक है, ये बातें भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा, याद रखें आप लोग यहाँ पर। हाँ, उसके साथ साथ इसमें 2 प्रोविजन और किए गए। अब थोड़ा आगे तुम्हें आनंद आने वाला है, पहले तुम थोड़ा सा जो ना 2-3 प्रोविजन और याद कर लो ताकि तुम्हारे लिए और थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, अगले जो है वो 2 प्रोविजन क्या थे यहाँ पे? अगले 2 प्रोविजन ये थे कि कंपनी के कर्मचारी अब निजी व्यापार नहीं करेंगे, वो किसी भी प्रकार का उपहार नहीं लेंगे, वो किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं लेंगे। कंपनी के कर्मचारी, कर्मचारी हो तनख्वाह ले, कर्मचारी हो तनख्वाह ले, और जो कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की शासी संस्था को बाध्य करके कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के अधिकार को मजबूत किया गया। क्या बना दिया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो दोस्तों नाम की एक संस्था बनाएगी। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो दोस्तों टाइम टू टाइम ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करेगी। ब्रिटिश सरकार को क्या करेगी? रिपोर्ट करेगी कि कंपनी के जितने भी राजस्व कार्य, कितना पैसा कमा रही है, नागरिकों के लिए क्या कर रही है, हाँ, और क्या क्या सैन्य कार्य चल रहे हैं, इनकी जो है वो पूरी की पूरी रिपोर्ट देगी।
ये आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। आगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनेगा, दोनों के बीच में अंतर भी तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी से संबंधित था। जो कंपनी के मामलों की रिपोर्ट किसे देता था? क्राउन को देता था, ब्रिटिश सरकार को देता था। किसको देता था? ब्रिटिश सरकार को देता था, ब्रिटिश सरकार को देता था। क्लियर? यह आपका रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसको एक बार थोड़ा अच्छे से समझना कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहता है क्या। इससे दो एक्ट तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यह कहता है कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जो है वो बंगाल का क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल कहलाएगा। बंगाल के अधीन होगा बंबई और आपका जो मद्रास, याद रखें, इसको रिपोर्ट करेंगे। उसके साथ साथ आपको याद रखना है 1+4 की कार्यकारी परिषद होगी, 1+4 की कार्यकारी परिषद होगी। और उसके साथ साथ आप लोग जो याद रखें 1974 में एक सुप्रीम कोर्ट भी बना, 1974 में एक सुप्रीम कोर्ट भी बना, जिसमें एलिजा हम्पे आपका जो न्यायाधीश था और 3 जो है वो दोस्तों अलग जज थे। 1+4 की जो है वो क्या होगी? कार्यकारी परिषद होगी, जिसके जो निर्णय सारे कार्यकारी परिषद होंगी, जिसके सारे निर्णय जो है वो दोस्तों जो है वो बहुमत से लिए जाएंगे, बहुमत से लिए जाएंगे। अब दोस्तों जो है उसके बाद में याद रखें, कर्मचारी कोई निजी व्यापार नहीं करेंगे, कर्मचारी कोई निजी व्यापार नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों याद रख लेना कि जो है वो यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के जो भी रेवेन्यू से संबंधित, सिटीजन से संबंधित, आर्मी से संबंधित जितने भी काम है उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है वो रिपोर्ट करेंगे। ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट था। किस किस को समझ में आया? क्लियर? अब यहां से जो है वो 2 एक्ट की पटकथा चालू होती है। अब यहां से जो है ना दो जो आप, एक तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट और एक दोस्तों जो है पिट्स इंडिया एक्ट, 2 हमें पढ़ने पड़ेंगे। दोनों याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे तुम। रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका 1773 आया था, उसमें 2 मूलतः लड़ाई की जड़ थी 1773 के एक्ट में। एक पहली लड़ाई चालू होती है सुप्रीम कोर्ट तथा कंपनी के बीच में। दूसरी लड़ाई स्टार्ट होती है गवर्नर जनरल तथा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बीच में। 2 भारी लड़ाइयां, 2 भारी लड़ाइयां। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नाम का सुप्रीम कोर्ट केवल कलकत्ता तक चौधर चले, लेकिन दोस्तों जो है वो आपके यहाँ 1773 का जो ये एक्ट जो है, यहाँ क्या मैंने गलत लिख दिया क्या? सॉरी, यहाँ सही कर लो। 17 भाव समझे, कवि कहना क्या चाहता है उससे समझे आप, है ना। ये छोटी मोटी बातों पे ध्यान मत दो, इतना तो मतलब चलता है। हाँ, कवि का तात्पर्य समझे आप। अब सुप्रीम कोर्ट तथा कंपनी में, और जो है वो दोस्तों जो है वो सुप्रीम और गवर्नर जनरल और कंपनी से क्या दिक्कत है? यहाँ मुद्दा ये कि सर सुप्रीम कोर्ट और कंपनी से क्या दिक्कत है? तो सुप्रीम कोर्ट को देखो ज्यादा काम तो थे नहीं कलकत्ता से बाहर, तो सुप्रीम कोर्ट करे क्या? तो सुप्रीम कोर्ट जो कहता, कोई भी बात आती तो सुप्रीम कोर्ट, अब जैसे मान लो कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं नहीं ये विधि सम्मत नहीं है, ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेके आओ, तुम्हें पावर ही नहीं है, तुम कैसे निकाल सकते हो अध्यादेश जारी? कोई विधि का निर्माण कर दिया आपकी गवर्नर जनरल या जो कंपनी ने, तो जो हाथों हाथ जो है वो कि ये कैसे भाई साहब, तुम क्या मतलब कहाँ से लो बनाने लग गए? तुम कोई जो वो विधायिका हो गया, संसद हो गया तुम? आए 4 जने बैठे हो पूरे बिना मतलब ज्ञान दे रहे हो। एलिजाम पे अपने पूरे रोल के अंदर आ गया भाई साहब थोड़े दिनों के अंदर ही। पहले वॉरेन हेस्टिंग को ठीक लग रहा था, वॉरेन हेस्टिंग जब इन 3 से टकराया तो उसे लगा एलिजाम पे ठीक है, स्टार्टिंग के 2-4 काम भी करवा लिए थे एलिजाम्पा से, ठीक है, लेकिन बाद में जो ये अपने पूरे रोल में आ गया। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो कंपनी का कोई कर्मचारी काम करके आवे और सुप्रीम कोर्ट के पास शिकायत आ जाएगी इसने बहुत ज्यादा वसूली करी है, ये बहुत ज्यादा करप्शन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ ही केस चला दे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोस्तों जो है वो उसके खिलाफ ही जो है वो दोस्तों जो है वो केस चला दे। तो अब ये मामला जो है ना बहुत ज्यादा जटिल हो गया था, इसलिए आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। किनका? इन दोनों का सेटलमेंट करना जरूरी था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये लड़ाइयां, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये लड़ाइयां जो थी अब ब्रिटेन तक पता चलने लग गई कि ये लड़ क्यों रहे हैं, चक्कर क्या है, तनातनी चल रही है बहुत खतरनाक। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है 1781 में, जिसका केवल और केवल उद्देश्य यह था कि आपकी कंपनी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में,
कंपनी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो तनातनी चल रही थी उसे कम करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। 1781 के अंदर आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। पढ़े, आपको आनंद आएगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था। यह रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर एक संशोधन था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद जब भी कोई कानून या कोई विधेयक या कोई अध्यादेश जारी करे तो वो आगे से सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत करवा दे, कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी राजी, तुम भी राजी भाई तुम जो है वो कानून विधेयक अध्यादेश जारी कर सकते हो, क्योंकि विधायिका तो है नहीं ना, विधान परिषद तो है नहीं अब तक, तो आपके पास केवल कार्यपालिका ही है, 1+4 तुम ही बैठे हो। तो तुम ऐसा कुछ भी करो तो एटलीस्ट कम से कम सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर दो। ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट और अगर काउंसिल के बीच में कोई विवाद हो तो दोस्तों जो है वो साफ तरीके से जो है वो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच विवाद जो थे वो बढ़ने लगे। और इसलिए दोस्तों जो है वो याद रखें, आपके यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय को प्रतिबंधित किया गया कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। निजी जीवन में कुछ करे तो अलग बात है, वो एज सरकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, तो इस कंडीशन के अंदर उनके द्वारा किए गए कार्यों में आप जो है वो कोई बिना मतलब की जो टांग ना अड़े। दोनों को ठीक ठाक बिठा दिया, उनके जो विवाद थे उसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट तुम्हारे थोड़ा सा पल्ले पड़ा होगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट था क्या, कि क्या कहा कि काउंसिल जो भी काम करे, आज के बाद में काउंसिल जो भी काम करे वो दोस्तों जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत करवा दे, और सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी एज सरकारी अधिकारी जो काम करें, एज सरकारी अधिकारी जो काम करें उसकी तुम जांच नहीं कर सकते, उसकी तुम जांच नहीं कर सकते। दोनों राज्य के मारो थे पूछ कर थाईलैंड में परेशान कौन कर ना ऐसा कुछ नहीं चाहना कि अपनी तरफ से भाषा मत बनाओ। हाँ भाई, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस किस के पल्ले पड़ा, ताकि कभी मतलब भूलो नहीं, कभी पूछ ले कोई 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था ना, याद रखने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तीनों में एलिज्म पे एक याद रख लो बस। अब तुम्हारी हिस्ट्री में याद करो, तुम्हारी मर्जी, पॉलिटी में मैं नहीं कहूंगा मत याद करो। अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से पल्ले पड़ गया, सही बात है भाई। चले आएंगे। हाँ, अब भाई साहब जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखें, आपके यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर जो अगला काम होता है, अब गवर्नर जनरल और जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो किसकी, गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बने ही नहीं। और ये बात ब्रिटेन के पीएम पिट्स को पता चल गई, पिट्स को पता चल गई। तो अब वो जो है वो दोस्तों जो है वो एक पिट्स इंडिया एक्ट लेके आते हैं, जिसका केवल उद्देश्य था गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो लड़ाई चल रही है उसको थोड़ा सा जो है वो क्लियर करते हैं। तो आपके 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आता है। क्या आता है? पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और पिट्स इंडिया एक्ट में यह कहा जाता है कि आपके एक सदस्य की कमी है भाई जी आज से, मतलब अब कार्यकारी परिषद 1+3 की होगी। वो काम ठीक करो, 1+3 की होगी। क्या होगी? 1+3 की होगी। और इन 1+3 में अगर कल को 2-2 वोट हो जाएं तो निर्णायक वोट जो गवर्नर का होगा। निर्णायक वोट क्या होगा? गवर्नर का होगा। निर्णायक वोट गवर्नर का होगा। निर्णायक वोट किसका होगा भाई साहब? आपके गवर्नर का होगा। ये बताओ भाई, निर्णायक वोट क्या होगा? गवर्नर का होगा। को ये तो बढ़िया काम हो गया। अब राज्य हो गया एकदम बढ़िया, गवर्नर जनरल बढ़िया राज्य। हाँ, एक कहाँ गया? घर भेज दिया उसको। मोहित कह रहा है कि सर एक कहाँ गया? इसको देखो, उस एक की टेंशन हुई बेचारा, जो 1+4 थे तो वो एक रिटायर हो गया ये गुरुजी, बिन ट्रेन छोड़ रहा है, एरोप्लेन छोड़ रहा है। तो हिस्ट्री पढ़ है भाई, पॉलिटी पढ़ है तो अटेन होतन भी टेंशन हो रही है। मन आगे टेंशन हो रही है था जो है वो डीपीएसपी याद करवाना है, मूल अधिकारी याद कराना है, राष्ट्रपति याद करवाना है। डट जाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है यहाँ गवर्नर, हाँ वो जिम्बाब्वे,
थोड़ा इधर ध्यान दो। तो दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट जो आप लोगों को आया, पिट्स इंडिया एक्ट है वो दोस्तों जिसमें एक सदस्य, याद रखें दोस्तों, कमी की गई, 1+3 का जो है वो दोस्तों जो है कॉन्सेप्ट देके निर्णायक वोट जो है वो दोस्तों किसका होगा, निर्णायक वोट जो है वो दोस्तों जो है वो होगा आप लोगों का बढ़िया गवर्नर का। तो गवर्नर राज्य तो क्या, रुक जा भाई गवर्नर, बात सुन के जा, इतने दिन तुमने कर लिया होगा। अब हम बना रहे हैं एक व्यवस्था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। इस अधिनियम के तहत राजनीतिक और वाणिज्यिक कामों को अलग अलग कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं कार्यपालिका विधायी कार्य नहीं है, यहाँ पे बार बार विधान परिषद कार्यपालिका मत ले आना। अब दोस्तों जो है वो याद रखें आपके यहाँ पर इस अधिनियम के तहत पहली बार राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को जो है वो दोस्तों जो है वो क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। एक बनाया गया दोस्तों आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से ही था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी का था जो कि कंपनी के व्यवसायिक कार्य जो है वो संभालेगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सरकार ने जो है वो बनाया, ब्रिटिश सरकार ने, जो राजनीतिक नियंत्रण के लिए रखा गया। जो नियंत्रण बोर्ड कंपनी के राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों को नियंत्रित करने के लिए बना दी। इतने दिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभाल रहा था सब कुछ। ये कंट्रोल जो है वो आपके पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से किया गया। ज्यादा राज्य होने की जरूरत नहीं है, अब जो है वो थोड़ा सा इलाज कर दिया यहाँ पे। तो पिट्स इंडिया एक्ट को ढंग से पढ़ना कि जो इस अधिनियम के तहत पहली बार राजनीतिक और वाणिज्यिक कामों को वर्गीकृत किया गया। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अकेला ही संभाल रहा था और रिपोर्ट कर देता था किसको, कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था जो कंपनी से संबंधित रेवेन्यू की बात हो, जो भी मामला हो, उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को कर देता था, लेकिन टाइम टू टाइम रिपोर्ट नहीं करते थे। तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो सरकार कहती है ठीक है, अब आपके यहाँ एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, मतलब नियंत्रण बोर्ड होगा जो सरकार द्वारा ही बनाया जाएगा, सरकार द्वारा जो है वो दोस्तों जो है वो बनाया जाएगा, और ये राजनीतिक कार्य जितने भी हैं उनको ये संभालेगा, क्यों लड़ाई करनी है, क्या मामला है सारा। और एक आपके पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है जो कंपनी का खुद का है, व्यवसायिक काम केवल ये देख लेगा, व्यवसायिक काम ये देख लेगा। आगे हम पढ़ेंगे इन दोनों को खत्म करके भारत सचिव नाम की नई संस्था आएगी। आगे हम पढ़ेंगे इन दोनों को खत्म करके भारत सचिव नाम की नई संस्था आएगी, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो फिर मैं आपको बता रहा हूं, कार्यपालिका विधान मंडल के अंदर इनको मत फंसाना, ये दोनों अलग चीज हैं, इनको मत फंसाना, क्योंकि हम सबसे ज्यादा अगर इस पूरे मामले में गलत करते हैं ना तो इसी चीज को करते हैं। लोगों के यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, विधायिका, विधानमंडल, कार्यपालिका ब्रिटिश काल में क्या क्या थी, कब कब क्या बढ़ा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट, हाँ आपके यहाँ पे जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी जगह भारत सचिव पद बना, क्या हुआ, ये आप लोगों को समझना चाहिए, ये आप लोगों को समझना चाहिए। तो अब ये जो दो है ना, पीछे का भूलने की कोई जरूरत नहीं है। अब फिर मैं आप लोगों को लास्ट रिवीजन करवा रहा हूं इसका, फिर उसके बाद में मैं आपको 3 एक्ट याद करवाऊंगा। क्या याद रखना है, 1773 का जो एक्ट जो था, उस एक्ट में ये कहा गया कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा, बंबई मद्रास वाले रिपोर्ट करेंगे, एक 74 में सुप्रीम कोर्ट खोलेंगे जिसका कार्य क्षेत्र कलकत्ता होगा, 1+4 की कार्यकारी परिषद होगी, 1+4 की कार्यकारी परिषद होगी। और दोस्तों जो है वो निजी व्यापार अब आप कर नहीं सकते, निजी व्यापार अब आप कर नहीं सकते। और उसके साथ साथ दोस्तों उपहार और रिश्वत पर जो है वो बैन होगा, और आपके व्यवसायिक काम हो चाहे सारे काम हो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा सारे कामों के लिए। तब तक काम बांटे नहीं थे। अब दोस्तों आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है 1781 में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बीच में था कि आप कुछ भी नया लाओ तो पंजीकृत करवाना पड़ेगा, और आप जो है वो सरकारी कर्मचारी के द्वारा किए गए सरकारी काम की जांच नहीं करेंगे, सरकारी काम की जो है वो जांच नहीं करेंगे, इनको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। फिर आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया, और पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 के अंदर आता है, पिट्स इंडिया एक्ट है। और पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर जो है वो अब 1+3 होगा, निर्णय जो है वो दोस्तों निर्णायक वोट वो जो है वो आपके गवर्नर जनरल के पास होगा। किसके पास होगा, गवर्नर जनरल के पास होगा। और आज से
जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चलता था वो केवल व्यवसायिक कार्य संभालेगा, व्यवसायिक कार्य संभालेगा। अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा जो आपकी ब्रिटिश सरकार का होगा, ये पूरे के पूरे जो है वो दोस्तों जो है वो राजनीतिक काम संभालेगा। ये बताओ किस किस के दिमाग में छपा। अब हम जो है वो क्या रिप्लाई नहीं देते हैं सर, लाइव पढ़ने का मजा ही अलग है। ऑल सेट दिमाग में, मजा आ गया तुम्हें? मजा तो आ गया, पर तुम 800 से 500 पे आ गए। अब दो अब लग रहा है कि चाय पी लें गुरुजी, बस बहुत है गुरुजी। अच्छे से समझ में आया तुम लोगों? एकदम क्लियर है? बढ़िया बात है, एकदम क्लियर। ना ये पीपीटी अपलोड नहीं होगी, ये हमारी संपत्ति है, आपको पीडीएफ दे दी गई है। आज का समझ में आ गया? बाकी कल पढ़ेंगे, है ना? कल कंप्लीट कर देंगे, कल जो है वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, परसों संविधान सभा। कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, परसों संविधान सभा। कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, परसों जो है वो संविधान सभा। आज के लिए बहुत है, तो थोड़ा जी लगा के पढ़ना। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी आपने पहले चाहे कितनी पढ़ी हो, भले अच्छी पढ़ी है, सब ठीक ही पढ़ाते हैं। मैं जो आपको पढ़ाऊंगा गारंटी है आपके ना प्रश्न सही पे सही होंगे, बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। सुप्रीम कोर्ट की संरचना 1+3 है, और जो कार्यकारी परिषद है 1+4। और थोड़ा सा समय निकाल के साथ वालों को बता दिया करो, आरएस का क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है? और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों ये भी बता दिया करो, क्या फर्स्ट ग्रेड का बैच चल रहा है, यूआरओ का बैच चल रहा है। साथ वालों बताते क्यों नहीं हो? जब इतनी लाइव क्लासेस चल रही हैं तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बताया करो जरूर। पुण्य जी, तो सब जिम्मेदारी लेके और जो अपने साथ वालों जरूर बताएं भाई, ठीक है? अब कल पढ़ेंगे 7:30 बजे। मैं आप लोगों को कितने टॉपिक है हर एग्जाम में आते हैं, ये आपके 6 टॉपिक में आप लोगों को जो 7 करवाने वाला हूं। एक एक स्टूडेंट मुझे लाइव चाहिए 7:30 बजे। मैं खुद रेस्ट करूंगा, तुम रेस्ट कर लो। 7:30 बजे आप लोगों की सबसे बढ़िया मैराथन, पहली मैराथन होने वाली है। और वो मैराथन कौन सी है? ये 4 टॉपिक जो आपके टेक्नोलॉजी में है, सबको आना है। हर एग्जाम में 2 प्रश्न आते हैं, हर एग्जाम में 2 प्रश्न आते हैं। हो गई है फॉर अपलोड। इंग्लिश वालों के लिए कल होगी। हो गया? तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।